सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी को जय गुरु जी और जय गुरुथरपी। अभी तक का जैसा हमारा एक क्लास रह चुकी है डिसीज के ऊपर भी। हालांकि हमने सभी डिसीज को बहुत ही वैरायटी के साथ तो कवर नहीं किया, लेकिन जो हम डोमेस्टिक अपने प्लेसेस पर या फैमिली फ्रेंड्स के लिए जो हम इंस्टेंटली ट्रीटमेंट देकर आराम दे सकते थे, उनकी हमने जांच पड़ताल की। अब बात आती है कि हमारे पास यदि पेशेंट आता है और हम, पहली बात है कि पेशेंट थेरेपी करने के लिए आ रहा है प्रॉपरली। दूसरा कि हम उसका इलाज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो हम पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं करना चाहते, तो फिर पेशेंट का जो फॉर्म है उसको भरने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं आइडिया। अगर आपको लगे कहीं भी अंदर से कि हाँ मुझे पेशेंट को ठीक करना है और प्रॉपरली ठीक करना है, कि मैं आगे किसी को बताऊं तो मैं प्रमाणित कर सकूं कि मैंने ये ट्रीटमेंट देकर ठीक किया है पेशेंट को, तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बिना पेशेंट का फॉर्म भरे पेशेंट देख सकते हैं या पेशेंट को हम क्रॉनिक पेशेंट में लंबे टाइम जा सकते हैं, तो ये क्लास सॉरी आपके लिए नहीं है। आप चाहे लीव कर सकते हैं अभी। तो जो भी लोग पेशेंट को प्रॉपरली ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग उन्हीं में से हैं, तो मैं आपके साथ कुछ ये जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे सामने एक पेशेंट का फॉर्म है। ये किसी संस्था का नहीं है, एक डेमो के लिए दिखा रहे हैं आपको। अभी कई बार क्या होता है कि पेशेंट के नाम तक तो ठीक है, ऑक्यूपेशन भी पेशेंट बताएगा, डेट ऑफ बर्थ भी पेशेंट बताएगा, जेंडर एज सब कुछ। कई थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि पूरा फॉर्म भरने को ही पेशेंट को दे देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट ने फॉर्म भेजा अपना, और मैं जब देखता हूँ तो समझ आता है कि यार ये आज चीज तो भरी नहीं है इसमें। जब मैं पूछता हूँ आपने क्यों नहीं भरा, तो वो बोलते हैं कि पेशेंट इतने भरा। तो ये जो फॉर्म होता है इसके दो सेक्शन होते हैं। जितना ऊपर का जो एरिया है ये सब पेशेंट खुद भर सकता है, कोई समस्या नहीं है कि इसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, नाम, एड्रेस, ये सब उसी के लिए है। उसके बाद का जो कंटेंट आता है जिसमें लिखा होता है टू बी फिल्ड बाय द डॉक्टर लाजपत राय महराज, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, ये आपको ही भरना होगा एज अ थेरेपिस्ट। ये भरने की जो जिम्मेदारी है वह पेशेंट की नहीं है। पेशेंट की जिम्मेदारी इतनी है कि वो आपको मौखिक रूप से बताएगा, उसको लिखित डॉक्यूमेंटाइज करना का काम आपका है। अभी यहाँ पे जब हम पेशेंट का फॉर्म भरते हैं, तो ये कुछ पर्टिकुलर बीमारियां जो कॉमन है आज के टाइम में, उनके लिए पहले चीजें आती हैं। डायबिटीज है कि नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं, हाई बीपी लो बीपी है या नहीं, किडनी है कि किडनी की समस्या है कि नहीं, थायराइड तो नहीं है, यूडीएफ तो नहीं है। अगर लेडीज है तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पीरियड्स है उनके, वो ठीक है नहीं है, कितने दिन के लिए आती हैं, ये सब। अभी आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि सर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है क्या, तो आप में से कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, 24 लोगों में से कितने लोग स्वीकारेंगे कि हाँ मुझे हार्ट का इशू है? कितने लोग? अगर कोई बोलता है कि हाँ मुझे हार्ट का इशू है और मैं नॉर्मल भी हूँ, तो वो हैंड रेस कर सकता है एक बारी। किसी को लगता है कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, मेरी बॉडी नॉर्मल है, फिर भी मुझे हार्ट का इशू है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कभी भी कि मुझे हार्ट की समस्या के लिए घोषित किया जाए, या मुझे कोई ये बोले कि तेरी किडनी खराब है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कभी भी। तो हम जब पूछते हैं पेशेंट से, अच्छा किडनी की दिक्कत है आपको, तो पेशेंट आधा वहीं पे घबरा जाएगा, वो बोलेगा नहीं 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 मुझे किडनी की दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आधा जो उसको डराने का काम था वो हमने कर दिया है अभी। तो फिर वो अपनी बातें छुपाना शुरू करेगा आपसे। एक टारगेट हमने पूरा कर दिया है अपना। टारगेट ये पूरा किया कि हमने हाँ। अब पेशेंट को डरा चुके हैं अभी। पेशेंट अपनी बातें अब छुपाने वाले हैं हमसे। ये हमारा गोल पूरा हो गया पेशेंट से हिस्ट्री लेने का। फिर हम क्या बोलते हैं, अच्छा आपकी सांस फूलती है, अच्छा आपको तो हार्ट का इशू चालू हो गया, अब तो आपको ये फील्डिंग सेट है आपकी तो। वो आधा फिर घबरा जाएगा, बोलेगा अरे मेरे को हार्ट का इशू हो गया। वो बोलेगा कि यार मैं तो दिखाने कुछ और आया था, ये मेरे को कुछ और ही बताया जा रहा है सबसे। फिर आप उससे पूछोगे थायराइड की दिक्कत है क्या, थायराइड तक भी पेशेंट कंफर्टेबल है, उसको मालूम है कि थायराइड की दिक्कत एटलीस्ट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यंग मेरा खराब होगा तो मुझे सडनली कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगी, कुछ होगा, तो वो बात अलग है। और आज के युग में हर बंदे से पूछना आपको यूडीएफ आता है कि नहीं, 99% मुझे तो लगता है भी कि 100 में से कोई एक या दो लोग होंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और यूडीएफ ना होता हो। जितना हमने अभी तक देखा है कि चाहे थेरेपिस्ट भी क्यों ना हो, थेरेपिस्ट को खुद को भी यूडीएफ और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, एसिडिटी, गैस की समस्या सब में मिलेगी।
कोई 100 में से एक या दो होगा जिसमें ना मिले। दूसरा कि जब आप पेशेंट से पूछते हैं आपके आपको यूडीएफ आता है क्या, तो इतना पेशेंट ध्यान भी नहीं देता अपने उसमें कि उसको यूडीएफ आता है कि नहीं आता है। और वो चेक करने को बोलेंगे, कई लोग उसको मजाक में उड़ा देंगे, कई लोग अच्छा लगे ना लगे। वहां पे आपको प्रेजेंटेशन भी देखनी पड़ती है अपनी कि आप क्या सवाल और किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। वो व्यक्ति क्या आपकी बात से कंफर्टेबल है कि नहीं है। कई कई बार होता है कि हम लेडीज से बात कर रहे हैं, लेडीज से हमें मेंसेस की बात करनी है, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल ना हो पूछने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ किसी अटेंडेंट को रखिए। ये पेशेंट से धीरे धीरे आप पूछना शुरू कीजिए। एकदम से आप बम्बार्ड कर देंगे बड़ी बड़ी बीमारी का नाम लेके, तो पेशेंट वहीं पर ज्यादा समस्या में आ जाता है। आप पेशेंट से ये पूछिए कि आपको सांस फूलती है कि नहीं फूलती, आपको पसीने आते हैं कि नहीं, बैठे बैठे खाना खाते समय कोई पसीने आने की दिक्कत, एसिडिटी बनती है कि नहीं, यूरिन कम आता है ज्यादा आता है बहुत बार आता है, कोई आपको थकावट रहती है, पैरों में दर्द रहता है। उससे आप डिसाइड कीजिए कि इसको ये समस्या बन रही है अभी। फर्स्ट टाइम में बड़ी बड़ी बीमारी का नाम लेना कि आपको तो ये होने वाला है, आपको वो होने वाला है, तो ये चीज को कोई भी जल्दी स्वीकारता नहीं है कि मेरे को हाँ सही में किडनी की दिक्कत है, फलाने की दिक्कत है। सवाल ही नहीं उठता उसका। क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं और ये बीमारियों के नाम भी मेरी जिंदगी से चले जाएं। और हम क्या करते हैं, सीधा बॉम्बार्ड करते हैं बड़ी बड़ी बीमारी के नाम से। ये हम थेरेपिस्ट से पूछते हैं कि आप पेशेंट से पता करिए जरा कि हार्ट की दिक्कत है या नहीं। तो डायरेक्टली पेशेंट से पूछेंगे, अंकल जी हार्ट की दिक्कत है आपको। पेशेंट बोलेगा, अरे बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है हार्ट की, मैं तो पैर दिखाने आया था अपना, मेरे तो पैरों में सूजन रहती है, दर्द रहता है। वहां से जो है आपकी फिर डायग्नोसिस गड़बड़ा जाता है पूरा। क्योंकि हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग था और वे ऑफ एक्शन रिएक्शन था, पहले तो हमारा खुद का रिएक्शन, अंकल जी आपको ये दिक्कत है। फिर पूछना, अरे अंकल जी क्या आपके कुछ सांस वास फूलने की दिक्कत रहती है क्या आपको, या कभी खाना खाते समय कभी दिल तेज धड़कता हो, वो पूछना अलग है। और खुद ही हाइपर होके खुद ही परेशान हो जाना कि पेशेंट को ये दिक्कत है कि नहीं है, आपको देख के पेशेंट और परेशान हो जाएगा। तो वहां से आपका डायग्नोसिस खराब होता है। तो यही बात दिमाग से निकाल दीजिए कि डायग्नोसिस कोई ऐसी चीज है कि हम दो सवाल पूछे और पेशेंट से मालूम पड़ जाएगा। डायग्नोसिस करते समय आपका हाल चाल, व्यवहार और आपका खुद का बिहेवियर, अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, दोनों जब पेशेंट देख के रिलैक्स होगा तो वो बताएगा आपको। आप खुद सोचिए कि वो खुद परेशान है, के साथ आपके पास परेशानी में आया है, उसको देख के आप भी परेशान हो रहे हो। दोनों लोग जो परेशानी वाले मिल गए, अब वो परेशानी में ही जी रहे हैं पूरा। अब ना तो थेरेपिस्ट उससे बुलवा पा रहा है कि क्या दिक्कत है, और ना ही वो बता पा रहा है। तो ये बहुत कॉमन जो गलती हम करते हैं, चाहे कितना भी प्रोफेशनल बंदा हो, पेशेंट के सामने हमें बहुत ही पोलाइटली और डिफरेंटली बात करनी पड़ती है, इनडायरेक्टली। आपको पूछना है पेट की दिक्कत है, अब पेट की दिक्कत सबको है, लीवर सबका खराब है, कैसे मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। खाने के बाद कुछ एसिडिटी गैस बनती है कि नहीं, क्या खाने से दिक्कत होती है, क्या खाने से अच्छा लगता है, कब दिक्कत ज्यादा होती है, पुराने जो भी सिम्टम्स उस बीमारी से मिलते जुलते हों, उसको पकड़ के आपको पूछना पड़ेगा। तब प्रॉपर मालूम चलता है कि हाँ ये समस्या या ये अंग पेशेंट का खराब हो रहा है अभी। अभी यहाँ पर 32 लोग बैठे हैं, 32 में से 32 को अगर हम पूछें कि आपका पेट ठीक है कि नहीं है, तो कोई बोलेगा ठीक है, कोई बोलेगा नहीं ठीक है। अभी ठीक है और नहीं ठीक है का कोई ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं होता कभी भी। ये बात आप, मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, आप बात दिमाग से निकाल दीजिए आप। ये जो है बोगस क्वेश्चन है ये कि पेट ठीक नहीं है इसका ट्रीटमेंट। व्हाट इज पेट ठीक नहीं है, क्या हम यहाँ पे कोई हाजमोला थोड़ा ना दे रहे हैं। पेट ठीक नहीं है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, अफारा बनता है खाना खाने से, पेट फूल जाता है, या पेट में डकारें बहुत आती हैं, गैस बहुत पास होती है, गैस बन जाती है, कहीं दर्द करता है खाने के बाद, रात को खाना लेट खा रहे हैं, सुबह जल्दी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं पेट में दर्द होता है, स्पेसिफिक पॉइंट पर दर्द होता है, दाल चावल खाए तो दर्द आया, कुछ तला हुआ खाया तो दर्द आया। ये सब पेशेंट पे आप पूछना पड़ेगा, आपको क्या खाने से क्या दिक्कत आ रही है। फिर टाइमिंग क्या होती है, अभी खाने के बाद डायरेक्टली खाना खाती है एसिडिटी बन रही है, थोड़े टाइम बाद बन रही है, लेटने बैठने का फर्क पड़ रहा है, ये सब चीजें आपको अपने डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा बकायदा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे करें, अब आप देखेंगे कई लोगों में एसिडिटी ऐसी होती है कि बैठे हैं तो एसिडिटी नहीं है, लेटने पे एसिडिटी होती है।
अब आप सोचिए कि बैठने और लेटने में क्या इसका संबंध है, एसिडिटी का कोई संबंध नहीं बैठता। लेकिन वहां से ये मालूम पड़ता है कि जब बंदा बैठा है तो एसिड पेट में ही टिका हुआ है, जब लेटता है तो कहीं ना कहीं वो एसिड उसके गले में आ रहा है। तो इसलिए जिन लोगों को स्फिंक्टर कई बार लूज होता है पेट का, स्फिंक्टर लूज होने से बैठे बैठे तो एसिडिटी कम लगती है, लेकिन जैसे ही लेटते हैं हल्का सा तो एसिड थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, और पेशेंट बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है। तो वो सब आपको बहुत ही डीप जाके पूछना पड़ेगा कि कब क्या कैसे हो रहा है। फिर जब हम किसी दर्द वाला पेशेंट है कोई, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, अब आप पूछेंगे कि जो व्यक्ति बहुत दर्द में आया, इमरजेंसी में है, उसका क्या करेंगे। उसको पहले ट्रीटमेंट दे के शांत करो, फिर बाद में फॉर्म भरवाओ। फॉर्म तो भरना पड़ेगा आपको, जो छोटी बीमारी है बड़ी है। अब वो आपका विवेक है कि अब पेशेंट आपका दर्द में है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है उस समय। आप या तो बहुत ही सहजता से उसको आप हैंडल करते हैं, इसके साथ आप भी हाइपर हो जाते हैं। वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, और ऐसे नाजुक चीजों पर डिसीजन लेना, वो आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो जब पेशेंट आपके पास आ रहा है डरा हुआ, बहुत ही नाजुक हालत में, उसको आप किस प्रकार से शांत कर सकते हैं, और उससे कैसे हम केस टेकिंग करें। जब व्यक्ति कोई, भगवान ना करे वैसे, लेकिन जब किसी को आईसीयू में या फिर इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया जाता है, आप ध्यान दीजिए, हम सभी ने कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी होती है जब हमारा कोई परिजन, फैमिली या फ्रेंड में से कोई व्यक्ति को इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना पड़े। वहां भी सेम चीज होती है। वहां पे अगर आप बोलोगे चक्कर आ रहे हैं तो वो लेटाएंगे, सब कुछ करेंगे, पहले आपको कंफर्टेबल करेंगे, फिर एक उनका जो ड्यूटी डॉक्टर आएगा वो पूछेगा कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही। फॉर्म तो वो भी भर रहे हैं, चेक तो वो भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, समस्या कहाँ आती है फिर। फॉर्म उन लोगों ने भरा, उन्होंने भी आके चेक किया क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बीपी शुगर सब चेक किया, ठीक, और फिर अटेंडेंट से पूरा पूछा कि भाई कैसी दिक्कत हुई इनको। फॉर्म तो भरा उन्होंने भी। तो हम क्यों डरते हैं फॉर्म भरने में कि फॉर्म भरेंगे तो पेशेंट हमारे बारे में क्या सोचेगा। पेशेंट को अभी सोचे ना सोचे, ट्रीटमेंट काम ना किया तो वो जरूर सोचेगा फिर। तो आपको यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि ऐसे जब इमरजेंसी के हालात होंगे, जब पेशेंट परेशान है, तब भी उससे कैसे केस टेकिंग की जाए। अब हमारे सामने कई बार आता है कि पेशेंट बहुत दर्द में है तो हम कुछ नहीं करते, अच्छा दर्द है तो फिंगर गॉल लीवर बाद में भी दूंगा, पहले भी दूंगा। तो गॉल लीवर देते देते ही मालूम है कि गॉल लीवर से आराम आना ही है। वो अपने को विश्वास है, मुझे अपने पॉइंट पर विश्वास है कि मैं जो दूंगा पॉइंट वो लॉजिकली परफेक्ट होगा, तो मेरे को आपकी तरह संशय संशय नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों को संशय होता है अपने पॉइंट्स पर कि ये काम करेगा या नहीं। तो आप पेशेंट आपके पास आया जब दर्द के लिए तो फिंगर गॉल लीवर देते जाओ, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो। और उसी के साथ साथ पेशेंट से बात करते रहो, पेशेंट के अटेंडेंट से पूछो ये क्या कैसे क्या दिक्कत हुई। आपको वहां से भी काम हो रहा है, आपको तरीका निकालना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को फेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको जानेंगे कैसे कि वहां पर हमें क्या डिसीजन लेना है। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो गर्दन दर्द का ट्रीटमेंट, तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म पर लिखा हो गर्दन में दर्द। गर्दन में दर्द अभी हो सकता है मैं बोलूं कि आप में से 10 लोगों को भी होगा, लेकिन 10 लोगों के गर्दन का दर्द सबका डिफरेंट है। मैं बोलूं मेरे को गर्दन में दर्द है क्योंकि मैं बड़ी देर से स्क्रीन टाइमिंग हो रही है मेरी, तो क्या मेरा दर्द और आपका दर्द एक समान है। जो पेशेंट आ रहा है उसका दर्द और मेरे दर्द में कोई फर्क नहीं है। क्या हम सभी को एक ही ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ऐसा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, किसी भी जोड़ में दर्द है तो वो कब से है, क्यों है, कैसे आया, आपको कैसे मालूम पड़ा, शुरुआती में क्या क्या दिक्कतें आई। ये सब आपको बकायदा मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको आगे के 10 पेज भरने पड़े या 12 पेज भरने पड़े, वो अप टू यू है बिल्कुल। हम आपको फोर्स नहीं करते कि यही करो, लेकिन वो आपके पे निर्भर है बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेप्स हैं उसके लिए जो आपको काम करना है। हम चाहे गर्दन में कैसा भी दर्द हो एनियन तब भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके डायग्नोसिस से एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, और आप अपने ट्रीटमेंट में एक ऐसा पॉइंट जरूर ऐड कर देंगे जिससे पेशेंट के टारगेट पर भी काम होता जाएगा। आप जब हमसे पूछते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम पेशेंट की बातों को एक एक घंटा, दो दो घंटा सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन उसी ट्रीटमेंट के बीच में
एक छोटा सा कोई पॉइंट ऐसा ऐड किया होता है जो पेशेंट के सभी दर्दों पर काम करने के लिए रूट कोज पे काम करेगा। क्योंकि हमने पेशेंट को सुना पूरा पहले कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ से और कैसे आ रही है। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल चक्कर का ले लीजिए आप। चक्कर आने के भी बड़े कारण है। अभी सभी चक्करों में 1 पिट या 4 पिट देना लागू नहीं हो सकता। वो तो तब है कि ब्रेन में ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई की कमी है तो दिक्कत आ रही है। अभी कई बार क्या होता है कि 4 पिट टूट रही है, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, पेशेंट की एल्कली बढ़ सकती है उससे। बहुत ही कम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को कई बार माइनर फिट्स भी आ चुके हैं 4 पिट बार बार देने से। क्योंकि जिस पॉइंट का रोल नहीं है वहां पर, उसको आप देंगे तो बॉडी फिर रिएक्ट जरूर करेगी। टॉक्सिकोलॉजी वगैरह वहां पे आती है। अभी चक्कर आ रहे हैं, चक्कर ऊपर अक्सर गर्दन उठाने में आ रहे हैं, नीचे देखने में आ रहे हैं, लेटने पे आ रहे हैं, बैठने पे आ रहे हैं, सुबह उठने पे आ रहे हैं, जमीन से बैठकर उठने पे आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी कि चक्कर कब आते हैं। फिर वहां पे आपको डायग्नोस मिलेगा बुरा। ऐसे पेशेंट का फिर डिजीज और हिस्ट्री, पेशेंट क्या समस्या लेकर आपके पास आया है और उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, अभी इसको क्या क्या लक्षण और हैं। और सपोज पेशेंट की जो मुख्य बीमारी है वो कमर दर्द की है, कमर दर्द के साथ साथ उसको गैस एसिडिटी, गर्दन दर्द, सर में दर्द इत्यादि जो भी समस्याएं इर्द गिर्द हैं उसके, उसको पूरा नोट करना कि और क्या क्या समस्या है। क्योंकि कई बार क्या होगा, पेशेंट आया है कमर दर्द ठीक कराने, 3 से 4 दिन में कमर के दर्द में आराम आएगा। 4 दिन बाद पेशेंट बोलेगा कि मेरे को तो गर्दन में भी दर्द है, मेरे को तो पैरों में भी दर्द है, मेरे को यहाँ भी दर्द है, मेरे को वहां भी दर्द है। फिर थेरेपिस्ट क्या कई बार इरिटेट हो जाता है कि यार तुम ठीक ये कराने आए थे, अब तुम ये कर जा रहे हो, वो कर। तो सबसे अच्छा है कि आप लिख लीजिए अपने पास कि पेशेंट को ये सब समस्याएं भी है। आपको रेडी रहना पड़ेगा पेशेंट के साइकोलॉजी के लिए कि पेशेंट इन फ्यूचर में या अभी क्या क्या वाक्य बोल सकता है, क्या क्या रिएक्शन दे सकता है अपने। उसके लिए आप पहले से सब कुछ नोट डाउन रखिए। फिर समस्या कब से है, ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग, आपको ये समस्या चल रही है कितने टाइम से चल रही है, आपने अभी तक क्या क्या इलाज लिया, उन इलाज से क्या फायदा हुआ, और कहाँ से आपने इलाज लिया और किस प्रकार का इलाज लिया और उससे आपको कुछ दिक्कत बढ़ी है या कम हुई है। टंग कैसी है पेशेंट की, नाखून कैसे हैं, नींद ठीक से आ रही है नहीं आ रही है, यूरिन कम ज्यादा, बर्निंग हो रही है, कोई पेन है उसमें, भूख कैसी है, कम ज्यादा बहुत अच्छी है, स्टूल लूज है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, ये कॉन्स्टिपेशन है। फिर पेशेंट की डाइट कैसी देनी है आपने, डाइट में आपने क्या बंद कराया, क्या ऐड ऑन कराया। और जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होती है खट्टा का, नॉन वेज नहीं खाना, और अल्कोहल या किसी नशीले पदार्थ का सेवन ना करना। और इसीलिए आपको पहले मेंशन कर देना चाहिए अपनी डाइट चार्ट में। आप पेशेंट को अलग से पी दीजिए कि ये चीज आपको नहीं खानी। कई बार क्या होगा, पेशेंट पर्चा घुमा देगा या भूल जाएगा चीजें। तो जो मुख्य चीजें होती हैं वो अपने पास आप नोट डाउन रखिए कि देखिए जब आपका फॉर्म फिल किया गया था तब ये सब चीजें आपके सामने लिखी गई थी और इसको आपको फॉलो करना था, लेकिन आपने ये फॉलो नहीं किया। इन केस अगर वो ना कर रहा हो, नहीं तो ऐसा रिकॉर्ड के लिए भी आप अपने पास रखिए कि फलाने पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब परहेज और खाने ऐड ऑन कराए गए, जिसके द्वारा इसको आराम आया। और ये सबसे जो मुख्य सेक्शन है वो डाइट का सेक्शन ही है। डाइट अगर आप ठीक कराए थे पेशेंट का, तो पेशेंट 50-60% रिकवरी पहले हफ्ते या पहले दिन से दिखाने लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। और एक चीज और भी है कि जब भी पेशेंट आए तो डेट जरूर मेंशन कीजिए कब आया वो। फिर इसी के पीछे एक और कार्ड होता है, एक और इसका सेक्शन होता है पेन पॉइंट्स का। इसमें भी 4 सेक्शन है कि डेट वाइज। ज्यादा हमारे पास जगह तो नहीं होती, लेकिन जो मुख्य हमारे इवेंट्स रहेंगे जब पेशेंट को बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा, कितने दिन में आया, और सपोज आज पेशेंट आया 19-18 तारीख को, फिर 2 दिन के बाद उसके पेन पॉइंट बहुत रिड्यूस हुए, 5 दिन बाद फिर हो गए, एक हफ्ते बाद फिर हो गए। तो वो सब चीजें इसमें नोट रखना। गैस, गैसाई, स्प्लीन, पैन, गॉल, लिवर म्यूकस, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD। उसके अलावा अगर पेशेंट कहीं बोले कि मेरे को फलाने पार्ट में या फलानी जगह पर भी दर्द होता है, तो उसके लिए भी ये 3 सेक्शन दिए गए हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं यदि वो कोई अलग से दर्द भी बताए तो।
फोर्थ राइट फिंगर, फोर्थ लेफ्ट फिंगर, फॉलिक एसिड, थियामिन, B12, नियासिन। ये सब पेन पॉइंट्स को फिल करना मैंडेटरी है प्रॉपरली। इसके बिना आप ट्रीटमेंट मत कीजिए, वरना आपको एफिशिएंसी पता नहीं पड़ेगी कि मैंने जो ट्रीटमेंट दिया उसका प्रभाव कितना अच्छा आ रहा है और कितना कम आ रहा है। फिर प्रत्येक ट्रीटमेंट देते समय डेट लिखिए, किस दिन दिया, ट्रीटमेंट किसने दिया, आपने दिया या आपके किसी थेरेपिस्ट या सहयोगी ने दिया, किस समय दिया, कितने देर का ट्रीटमेंट रहा आपका। और फिर ट्रीटमेंट यहाँ लिखिए पूरा, XYZ जो भी ट्रीटमेंट है। फिर जिस दिन भी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देंगे, प्रत्येक दिन आप साइड के कॉलम में उनका फीडबैक नोट करते चलिए, ताकि आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगा कि इस दिन पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया, अगले दिन पेशेंट का फीडबैक क्या रहा, फिर पेशेंट का फीडबैक क्या रहा, कौन से ट्रीटमेंट देने से पेशेंट का फीडबैक अच्छा हो रहा था, कौन से दिन मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट को थोड़ी समस्या बढ़ी। ये सब आपका डेटा तैयार होगा पेशेंट के लिए। जब आप पेशेंट का आप प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, जैसा हम दिखाएंगे आपको भी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी सेटिंग पर क्या ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को क्या रिलीफ आया, शुरू में क्या दिक्कत थी, और एंड तक जाते जाते, मतलब ट्रीटमेंट के कंप्लीशन तक पेशेंट ने क्या क्या फीडबैक के साथ आपको क्या क्या अपने समस्याओं के बारे में बताया। ये हुआ। फिर इसके बाद कुछ जो एडिशनल पेजेस आते हैं, जिस जो ऑलमोस्ट ब्लैंक होते हैं, सिर्फ लाइन्स होती है उसमें, वो आपके डे टू डे के लिए होते हैं कि ये जो फॉर्म दो होते हैं शुरू के, ये सबसे मेन होते हैं, इनको पूरा भरना है। और उसके बाद आपको कोशिश कीजिए कि जितने भी दिन आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दें, उसके साथ ट्रीटमेंट जरूर लिखें, ट्रीटमेंट को मेंशन करना ना भूलें। वरना कल को आपको समस्या आएगी, जब आपका पेशेंट बहुत अच्छा ठीक होगा तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई फाइल्स नहीं होंगी। जब पेशेंट को दिक्कत आएगी, तब भी आपके लिए पास फॉर्मूला लिखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि आप पेशेंट को क्या देने से दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ होता है ऐसा, ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आजकल आप ऑनलाइन भी कंप्यूटर पर ये ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि फॉर्म फिलअप करने में आपकी हेल्प करते हैं। और पेशेंट का डेटा अगर आप ऑनलाइन कलेक्ट कर सकें अपने सहूलियत सहूलियत के हिसाब से, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन इनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है आगे के लिए, वरना आपका जो डायग्नोस होगा वो यहीं से कंप्लीट होगा। इतना आप समझिए कि अगर आपने पेशेंट का डायग्नोसिस फॉर्म जो होता है वो अच्छे से अगर आप भरना सीख गए, तो पेशेंट का जो सक्सेस रेट होता है ठीक होने का, वो 50% से ऊपर चले जाता है। 60% तक उसका जो सक्सेस रेट रहेगा ठीक होने का, वो बढ़ता जाएगा सिर्फ एक फॉर्म फिल करने से। तो ये पावर होती है कि आपने कितने अच्छे से पेशेंट का फॉर्म फिल करना सीख लिया। और अभी इसमें अगर हम बात करें कि स्टडी कैसे बनाएं, जैसे हमारे एक थेरेपिस्ट हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, वांथी देवन अशोक जी, जो कि तमिलनाडु में रहते हैं। तो उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंटेशन किया पूरा ट्रीटमेंट का, उन्होंने पूरा लिखा कि ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट हुआ, स्कैनिंग की रिपोर्ट कब से कब तक की थी, फिर पेशेंट को फिर थेरेपी से पहले क्या क्या समस्याएं थी, पेशेंट किस बीमारी के लिए हमारे पास आया था वो सब मेंशन करना, कि पेशेंट का हमने क्या क्या दिक्कत थी, गोल ब्लैडर में किडनी थी, गोल ब्लैडर में स्टोन था, किडनी का कोई इशू नहीं था, और पहले का क्या ट्रीटमेंट था कुछ भी था वो पेशेंट को मालूम नहीं है अभी। फिर हमने जो थेरेपी दी, हमने उसमें किन पहलुओं पर फोकस किया, हमने गोल ब्लैडर का मेटाबॉलिज्म सुधारा, स्प्लीन का फंक्शन ठीक किया, और डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्टिंग करने का ट्रीटमेंट दिया गया। फिर प्रॉपरली मेंशन करना कि स्कैनिंग की रिपोर्ट में पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट में क्या अंतर आया। जैसे पहले ग्रेड 2 फैटी लिवर, अभी भी पेशेंट को हालांकि रिपोर्ट में अंतर नहीं आया, लेकिन पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल था फिजियोलॉजिकली। गोल ब्लैडर का स्टोन जो 11 mm का था, वो भी 8 mm का हुआ, साइज रिड्यूस हुआ, इंप्रूवमेंट आया। स्प्लीन का साइज में 0.6 mm का फर्क आया। पेनक्रियास पहले भी नॉर्मल, अभी भी नॉर्मल, किडनीज भी नॉर्मल, और बाउल फ्लूइड भी नॉर्मल। तो हमारा जो पहले के और बाद के रिपोर्ट्स थे उनका पूरा अंतर। फिर हमने अपने थेरेपी से कौन सी जगह पर काम किया, लिवर स्प्लीन का कनेक्शन कैसे ठीक किया, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए गए, और ट्रीटमेंट के दौरान भी हमने किन चीजों पर काम किया।
एक पेशेंट को शुगर बहुत ज्यादा थी बॉडी में, उसको ठीक किया। फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक किया। फिर स्प्लिनोमेगाली था, उसको ठीक किया। गॉल ब्लैडर की समस्या को ठीक किया। हमने उसमें क्या क्या किया? इंटेस्टाइनल प्रेशर को कम किया। पोर्टल वेन का लोड कम करना चाहा। स्प्लीन की कंजेशन कम की हमने। स्प्लीन के बारे में भी जाना उसमें कि स्प्लीन में क्या क्या दिक्कत थी, हमने क्या ठीक किया। स्प्लीन का साइज थोड़ा सा कम आया। फिर इस पर चर्चा करना कि इतने 1 महीने के ट्रीटमेंट में स्प्लीन का साइज प्रॉपरली डाउन क्यों नहीं हुआ। क्या प्रॉपरली हमारे ट्रीटमेंट से ये ठीक हो पाएगा कि नहीं ठीक हो पाएगा, इस पर चर्चा करना। फैटी लिवर कैसे ठीक किया जाए। पेशेंट को हमने इतना ट्रीटमेंट दिया, फिर भी वैसे उसको फर्क आया बॉडी में, लेकिन रिपोर्ट्स में अंतर नहीं आया। उसके बारे में डिस्कस करना कि हमने कहाँ पे हमारे से गलती हुई। क्या हमारे लूप होल रहे ऐसे जहाँ पे हमने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दिया। इस चीज को पूरा समझना। हालांकि पेशेंट का गॉल ब्लैडर का जो स्टोन था वो कम हुआ, लेकिन मेटाबॉलिज्म को कैसे सुधारा जाए, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस सब के द्वारा हमें समझना होगा कि हमारा रोड मैप क्या था। हमने पेशेंट के किन किन चीजों पे काम किया। पेशेंट का खान पान जो गड़बड़ाया हुआ था, शुगर बढ़ी हुई थी, इसको ठीक किया। फिर हमने फैटी लिवर पे काम करना चाहा। जो बाइल था, बाइल का जो मेटाबॉलिज्म था जिसके कारण गोल्ड स्टोन बन रहे थे, उसको ठीक किया। पुअर डाइजेशन और गैस की समस्या पे ध्यान दिया। पोर्टल वेन के प्रेशर को कम किया। स्प्लीन का कंजेशन कम किया, जिससे स्प्लीन के समस्या में थोड़ी सी राहत मिली। फिर हमारे ट्रीटमेंट के जो कंक्लूजन थे इसको लिखा। इस सब के बाद हमने थेरेपी लॉजिक एंड नेक्स्ट स्टेप कि हमारे अभी तक के ट्रीटमेंट में क्या क्या हमने ट्रीटमेंट दिए और हमारा आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा कि हमने पेशेंट को फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट दिया, फुल वायरल ट्रीटमेंट दिया, और इतने ट्रीटमेंट के बाद केवल किडनी क्लियर 7 बार ऐड किया। तो केवल इतने ट्रीटमेंट से पेशेंट को अंतर आया। लेकिन हमारे से कहाँ पे गलती हुई कि पेशेंट की बाकी सब चीजों में भी अंतर नहीं आया। और हमें आगे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पेशेंट को और अच्छा रिलीफ आता जाए। न्यूरोथेरेपी का कोरिलेशन बिफोर एंड आफ्टर। पहले क्या दिक्कत थी कि लीवर पर बहुत ओवरलोड था। बाइल स्टैग्नेशन यानी कि बाइल रुक रहा था ठीक से, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था। गट गट गैस एंड प्रेशर। पोर्टल सर्कुलेशन स्लगिशनेस। स्प्लीन कंपनसेटरी इनलार्जमेंट। और बाद में क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम काम हुआ। ऑटोनोमिक बैलेंस इंप्रूव। पेशेंट के चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में, बात करने में अंतर आया। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ। स्प्लीन की समस्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। वास्कुलर डायलेशन ठीक हुआ। और जो फ्लूइड एक्युमुलेशन था पेट में वो कम हुआ। इससे इतना मालूम पड़ा हमें, जब हमने इतना डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा किया, इतनी सब हिस्ट्री इकट्ठी की पेशेंट की, और जब उसका कंक्लूजन निकाला, तो इतना समझ में आया कि पेशेंट को फर्क आया है अभी, लेकिन कहाँ का अंतर नहीं आया अभी उसको भी हमने समझाना चाहा आगे। कि इतने ट्रीटमेंट से इतनी सब जगहों पर असर पड़ा, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था काफी। लेकिन बाकी जगहों पर असर अभी क्यों नहीं जा रहा, उस पर डिस्कशंस करने, उसके लिए चिंतन और मनन करना। स्प्लीन का साइज अभी क्यों नहीं घटा। क्या हो सकता है कि अभी स्प्लीन में अंतर नहीं आ रहा। हो सकता है कि लीवर में फैट अभी रिड्यूस ना हुआ हो। जब लीवर अच्छा होगा तो स्प्लीन ठीक हो पाएगा। बाइल फ्लो जब हम इम्प्रूव करेंगे तब शायद स्प्लीन में अंतर आए। या फिर जो हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है, गट का जो फ्लोरा फोना है, वो जब ठीक होगा तो अंतर आएगा। फिर इसमें कितना टाइम लग सकता है, पेशेंट को पहले समझा देने का कि देखिए आपकी ये समस्या बच रही है अभी, तो एटलीस्ट 3 महीने आप और दीजिए। अभी तक आपने 2 महीने लगाए हैं। 2 महीने में आपने जितनी भी सिटिंग ली हो, इसको आप 2 महीना और एटलीस्ट कंटिन्यू कीजिए, आपको और अच्छा अंतर आएगा। ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम पेशेंट को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दिखा पाएंगे, देखिए आपका ये सब अंतर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट वेल सीकर सेफ्टी पॉइंट्स के, हमने पेशेंट का सिरोसिस होने से बचा लिया, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन से बचाया, पेट में पानी भरने से बचाया, रक्त में और अधिक समस्या होने से बच गए, और इन्फेक्शन होने से हमें रिवर्स कर लिया, या फिर हमने इसको प्रिवेंट किया। सो दिस इज रिवर्सिबल फंक्शनल स्प्लिनोमेगाली। अभी हम पेशेंट को इतना समझा पाएंगे, देखिए कि आपको जो स्प्लीन enlarge हो रखा है अभी, हम मानते हैं कि उसका साइज अभी थोड़ा सा कम घटा है, लेकिन
जो सिम्टम्स एक सीवियर केस के होते हैं वह सिम्टम्स आप में मौजूद नहीं है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप में जो भी पॉइंट्स हैं वो एक रिवर्सिबल बीमारी के सिम्टम्स हैं, उसको हम रिवर्स कर पाएंगे आगे। फाइनल न्यूरोथेरेपी कंक्लूजन। स्कैन कंसिस्टेंसी ओवर 4 इयर्स। पेशेंट का 4 साल से ये समस्या बन रही थी, उसमें आराम आया। न्यूरोथेरेपी has stopped deteriorations. Tongue diagnosis and scans are matching. With continued therapy plus food correction, लीवर फैट को कम कर पाएंगे, कम कर भी दिया। टंग की कोटिंग को कम कर दिया। और स्प्लिंग के साइज को हम धीरे धीरे कम कर पाएंगे। फिर आखिर में फिर से एक नोट लेना कि ओवरऑल कहाँ कहाँ पे हमने काम किया और कहाँ पे काम करना है। गॉल ब्लैडर में आराम आया, फैटी लिवर में आराम आया, स्प्लिंग का साइज धीरे धीरे कम होगा, कोई नई समस्या को बढ़ने से हमने प्रिवेंट कर लिया। नो इमरजेंसी सर्जिकल इंडिकेशंस। एब्डोमिनल ऑर्गन स्ट्रक्चरली सेफ। हो सकता था कि पेशेंट का डिस्कनेक्ट गॉल ब्लैडर का स्टोन थोड़ा बढ़ जाता, उसको दर्द आ जाता, सर्जरी करनी पड़ती। तो उन सब चीज जो हमने बचाए, जो हमने इसको प्रिवेंशन किया, उसके लिए हमने पेशेंट को दिखाया कि देखिए ये सब चीजों को हमने प्रिवेंट कर लिया है। तो आप सोचिए कि इतना सा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन जो हम करेंगे तो पेशेंट को कितना अच्छा लगेगा और आपको कितना अच्छा एक केस स्टडी मिल पाएगी। एक और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाना चाहूंगा कि हमारी जो केस स्टडी है या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हमें करना होगा। ये सेकंड केस है एक न्यूरोथेरेपी बेस्ड फंक्शनल इंप्रूवमेंट इन अ क्रॉनिक स्ट्रोक पेशेंट, क्लिनिकल केस डॉक्यूमेंटेशन। ये एक पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन है जिन्हें स्ट्रोक हुआ था ब्रेन में, और उसके बाद उन्हें जो समस्या आई उसके ऊपर काम किया गया। नेम, एज, ऑक्यूपेशन, कहाँ रहते हैं, मैरिड हैं, वेट हाइट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। चीफ कंप्लेंट पेशेंट का कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट इन लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, डिस्कनेक्ट लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर में ठीक से पेशेंट को मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक से वह आंखें ओपन नहीं कर रहे थे, आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, और यूरिन पास करते समय बहुत दर्द था उन्हें, पेन था काफी। ओवरऑल पेशेंट का जो फंक्शनल स्टेटस था, हाथ पैर या फिर चलने फिरने के स्टेज में, पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन थे, अपने आप से उठना बैठना नहीं कर पा रहे थे, और वाइल्स ट्यूब द्वारा, जो नेजल ट्यूब के द्वारा उन्हें फीडिंग दी जा रही थी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, फिर सारे हिस्ट्री के पेशेंट को कब कैसे क्या दिक्कत हुई वो सब डिस्क्राइब किया गया। फिर एक हिस्ट्री को पॉइंटर्स में लिखा, ज्यादा उसको लॉन्ग नहीं लेके गए। पेशेंट को लंबे टाइम से हाइपर टेंशन यानी कि हाई बीपी था, जॉन्डिस 1986 में, थायराइड सर्जरी 2000 में, यूट्रस रिमूवल 2002, बेड से गिरना 2019, ब्रेन स्कैन में आया कि ब्रेन एट्रोफी है। एडवाइस टू अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस बाय फिजिशियंस। डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको दवाई के साथ साथ अपने बॉडी और माइंड से स्ट्रेस को कम करना होगा, अवॉइड करना होगा। तो फिर उसके बाद पेशेंट की मेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री जो थी काफी डिस्टर्बिंग थी उनके लिए। पेशेंट ने पहले एलोपैथी से एक्यूपंक्चर, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, बैच फ्लावर थेरेपी ये सब ले रखी थी। फिर क्लिनिकल असेसमेंट फॉर न्यूरोथेरेपी पैरामीटर। पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस थी, बात करना चेतना जो थी वह कम थी, आंखें कम खोल पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, आई कांटेक्ट कम था, बात नहीं कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर में मूवमेंट नहीं थी। 4 दिन में केवल एक बार मोशन जाना, नींद भी ठीक नहीं थी, और ओवरऑल कंडीशन जो थी वो क्रिटिकल कंडीशन में थे पेशेंट। अभी हमने न्यूरोथेरेपी द्वारा क्या क्या किया, हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच क्या थी। हमने पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे काम किया, पेशेंट को पूरे टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा, उनके घर वालों को ट्रीटमेंट सिखाया, उनको बोला कि जो भी हल चल रहा है हम यहाँ बताएंगे। और समय समय पर, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट दिया गया, समय समय पर जैसे जैसे पेशेंट को कुछ अच्छा या खराब हुआ उसी सब प्रकार से पेशेंट को थेरेपी में मॉडिफिकेशन किए गए। ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंसी, डेली के सेशन पेशेंट को दिए जा रहे थे जिसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। फिर डे 1 में क्या हुआ कि स्टिफनेस कम हुई, अर्ली साइन ऑफ मसल नर्व मसल रिकनेक्शन, अर्थात कि पेशेंट का एक तो हाथ की स्टिफनेस में अंतर आया, और
पेशेंट ने हल्की सी मूवमेंट की, इससे मालूम पड़ा कि हम जो पेशेंट को नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कर रहे हैं, जो स्टिमुलेशन दे रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के द्वारा, वह काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम द्वारा मसल्स को मैसेज दिया जा रहा है और हमारा शरीर उस पे रिस्पॉन्स कर रहा है। डे 2, पेशेंट ने अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा हिलाना चालू किया। डे 3 में घुटने से पैर तक क्लियर मूवमेंट दिखने लगी। डे 4 में उन्होंने हाथ पैर को बार बार हिलाना चालू किया। डे 5 में पेशेंट ने अपना माउथ पहली बार ओपन किया और थोड़ा सा बात करने का प्रयास किया। तो इस 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या समस्या में आराम आया। मसल में जो मसल टोन थुलथुला और जिसको हम टाइट कहते हैं, थेरेपी से पहले बहुत रिजिडिटी थी, थेरेपी के बाद वो कम हुआ। मोटर मूवमेंट, हाथ पैर हिलाना बिल्कुल नहीं था, ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा थोड़ा चालू हुआ। स्पीच कैसी थी, पहले नहीं थी फिर आई। न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स पहले नहीं था फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो आप जब पूछते हैं कि कैसे पता करें कि काम कर रहा है कि नहीं, तो इसी प्रकार से आपको मालूम करना है कि आपके ट्रीटमेंट ने काम किया या नहीं किया। ये आपका वही रास्ता है जो आपको बताएगा कि ट्रीटमेंट देना है, नहीं देना है, चेंज करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ हटाना है। तो ये सब आपके हेल्पर्स हैं ये। साइंटिफिक डिस्कशंस, पेशेंट को जो था ब्रेन स्ट्रोक हो रखा था, ब्रेन में एट्रोफी थी, मूवमेंट नहीं थी। तो हमने अपने ट्रीटमेंट से क्या क्या किया। न्यूरोलॉजिकल रिकवरी टिपिकली फॉलोज द सीक्वेंस। जब किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल रिकवरी आएगी तो उसमें एक सीक्वेंस चलेगा कि पहले हमने नर्व को स्टिमुलेशन दिया, फिर क्या हुआ, मसल में स्टिफनेस रिड्यूस हुई, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फंक्शन चालू हुए और बोलने में और सेंसरी रिस्पॉन्स पेशेंट का चालू हुआ। जिससे पता चला कि पेशेंट के नर्वस सिस्टम पर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर भी काम होना चालू हो चुका है। The early appearance of voluntary movement in this patient indicates active neuroplasticity, where dominant neural pathway begins reactivation through therapeutic stimulation. शुरुआत में जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चालू किया, तो पेशेंट की बॉडी में जो हलचल आई, उससे मालूम पड़ा कि हमारा जो थेरेपेटिक स्टिमुलेशन है वो पेशेंट पर काम कर रहा है। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट था, इससे पता चला कि इसने काम किया अभी। हीलिंग साइकिल एक्सप्लेनेशन, अभी इसने कैसे काम किया। लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूरोमस्कुलर रिजिडिटी कैन नॉट नॉर्मलाइज इंस्टेंटली। द प्रोसेस यूजुअली फॉलोज ब्रेक, रिटर्न, रीब्रेक, स्टेबलाइजेशन। हीलिंग फेज कैसे मालूम पड़ा हमारे को कि हीलिंग हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेशेंट की जो रिजिडिटी थी वो किसी पत्थर की तरह है कि वो पत्थर था, हमने थोड़ा मारा और पत्थर टूट गया। बोगस। पेशेंट को पहले हल्का सा स्टिफनेस में आराम हुआ, फिर वापस स्टिफनेस हुई, फिर आराम हुआ, फिर वो जो असर था वह लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट रहा। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई हाथ पूरा उठ गया अब कल तो उठ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता कि हल्का सा मूवमेंट हुआ, हल्की सी फर्क आया, फिर वैसा हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से मूवमेंट आई और फिर स्टेबलाइजेशन रहा। The pattern reflects active neurological healing rather than regressions. Clinical limitations, इसमें हमारी लिमिटेशंस क्या क्या आई। अब सर ने तो पूरा, ऐसा तो नहीं था कि बहुत लंबे टाइम ट्रीटमेंट दिया, जितने टाइम भी वो दे पाए उसमें पेशेंट की रिकवरी अच्छी हुई, लेकिन स्पीच रिकवरी लिमिटेड रही। आई कांटेक्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स रिक्वायर्स फर्दर इवैल्यूएशन। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें हुई हमने अच्छे को नोट किया, जो चीजें अभी बची हुई हैं उन पे असर नहीं आ पाया या कुछ हम पॉइंट्स मिस कर गए, उनको भी नोट करना, ताकि इन फ्यूचर के लिए हम इनको और बेहतर कर सकें। रिपीटेबिलिटी एंड क्लिनिकल रिलेवेंस, द थेरेपी प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट्स potential repeatability in similar chronic stroke cases involving long-term immobilization। तो हमारा जो थेरेपी प्रोटोकॉल था ये दिखाता है कि ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स पर भी हम काम कर सकते हैं जिनमें ऐसा लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, यानी कि जब वो बहुत लंबे समय से बेड रिडन थी, उन केसेस पर भी हम काम कर पाएंगे। यदि यही टेक्निक्स, यही सोमैटिक हीलिंग, यही सोमैटिक पॉइंट्स को हम लंबे समय करते रहेंगे
तो हो सकता है कि पेशेंट में और अच्छा रिलीफ भी आ जाए। This case demonstrates that neurotherapy can stimulate neuromuscular reactivation even in severe chronic stroke conditions with brain atrophy and long-term bedridden status. Although speech and higher neurological functions have not yet fully recovered, the initiation of voluntary muscle movement represents a strong positive indicator of neurological restoration. तो इस जो हमारा केस स्टडी रही, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन रहा पेशेंट के लिए, इससे इतना तो साबित हुआ कि हाँ, हमारी थेरेपी इस पे काम कर सकती है, हम इस पे आगे भी पेशेंट देख पाएंगे। बाकी ये बात है कि हम पेशेंट पर बाकी समस्याओं पर पूरी तरीके से अभी काम नहीं कर पाएंगे, जिसको हम आने वाले समय में और अच्छे से ठीक कर पाएंगे। तो ऐसा हमें काम करना होगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यदि हम पेशेंट का इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर पाएंगे, तो आप सोचिए कि शायद कोई ऐसा पेशेंट ना रहे जिसको आराम ना आए। कंडीशन पे बात अलग है कि बड़ी बीमारी है, बहुत लंबे टाइम से बीमारी है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें बात अलग है। हमें अपने थिंकिंग को पहले तो ओपन अप करना होगा। आप सोचेंगे कि सेम पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट जाएगा, वो नहीं हो सकता। सेम पेशेंट को कमर दर्द है, सबको 2 दिन में आराम आएगा, 2 दिन में आराम आएगा भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके लिए आपको हर प्रकार से रेडी रहना होगा कि आपको पेशेंट क्या फीडबैक देने वाला है। हम सोचेंगे कि पेशेंट बहुत अच्छा अच्छा बोलेगा, मीठा मीठा बोलेगा, जो हमें पेशेंट से अच्छा अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी। आप समझिए कि वहां से हमारा जो चिकित्सक वाला जो हमारा रूप था वह घटने लग जाएगा, क्योंकि अच्छा अच्छा सुनने की आदत आपको फिर डाउन लेकर जाएगी बाद में। अगर आप तैयार रहेंगे कि पेशेंट कुछ भी बोल देगा कि मेरे को आराम नहीं है, मेरे को कल के ट्रीटमेंट से बेकार हुआ, अच्छा नहीं लगा, उस टाइम हमारा रिएक्शन, उस टाइम हम कैसे उस कंपनसेट करेंगे, वो आपको सही डायग्नोस पे लेके जाएगा। आप एक बार डायग्नोस हमसे लेंगे, करा लेंगे, लेकिन पेशेंट को डील आप ही डील करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको ये सब चीजें नोट करनी पड़ेंगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ हम पेशेंट से अच्छा अच्छा सुनने के लिए, स्वीट स्वीट बातें सुनने के लिए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए इसको हम सेंटर बुलाएंगे। जब वो बोलेगा मेरे को तो बड़ा अच्छा रिलीफ है, हम तभी उसका वीडियो बना लेंगे और पोस्ट कर देंगे, चाहे अगले दिन उसको दर्द ही क्यों ना आ जाए। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा अगर हम एक सक्सेसफुल सेंटर रन करना चाहते हैं या अपने आप को एक अच्छा चिकित्सक बनाना चाहते हैं। तो आप जब भी पेशेंट आए, नो इशू की उसको कोई दिक्कत है, दिक्कत हो ना हो, ज्यादा हो या कम हो, चाहे एक लाइन ही की क्यों ना हो, वो भी नोट कीजिए। अगर आप हमसे अगर आप 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम हर चीज को नोट करते हैं कि जैसे पिछले क्लास में डिस्कस हुआ अकेला 12 लीवर के ऊपर, हमने क्यों बोला उनको 12 लीवर, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उन्होंने 12 लीवर पेशेंट को दिया, पेशेंट का क्या फीडबैक रहा, पेशेंट ने क्या अच्छा बोला, क्या खराब हुआ, किन चीजों में अच्छा बुरा हुआ, किस कौन से पेन पॉइंट में आराम आया, टंग में क्या आराम आया, पेशेंट ने स्वयं से क्या फीडबैक दिया, पेशेंट के सिम्टम में क्या बदलाव आया, पेशेंट के सिम्टम जो पेशेंट ने बताया उसमें क्या आराम आया, पेशेंट के सिम्टम जो हमने ऑब्जर्वेटरी देखे उसमें क्या आराम आया, पेशेंट के सिम्टम जो हमने ऑडिटरी सुने उसमें क्या आराम आया। ये सब चीजें नोट होती हैं उसमें। ये सब अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी एडवांस में तो हम कभी गए भी नहीं। तो इन चीजों को आपको क्लिनिक्स में ध्यान रखना है कि इसको हम ठीक से करें बिल्कुल। और इसके बाद बातें आती हैं कि पेशेंट को हमने जब इतना सारा, एक कहीं हमने हलवा पका लिया अभी, तो हलवा हमने पकाया खाने के लिए। हम हर घर पे हलवा बनाएंगे, मेहनत लगती है, सूजी का हलवा है, आपका मूंग दाल का हलवा है, गाजर का हलवा है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, कई घंटे लगते हैं। सेम चीज आपका डॉक्यूमेंटेशन भी है, केस टेकिंग भी यही है कि बहुत समय लग सकता है इसको बनाने में, लेकिन उसका जो फल निकलेगा, आपको फल मिलेगा, वो आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कि वो मीठा ही है। जो हमने इतना सारा डिस्कशन किया पेशेंट से बैठा के, उसको आराम मिलने का ही है उससे। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि पेशेंट को हम 1 घंटा बैठाएंगे फिर ट्रीटमेंट कब देंगे। हम बार बार बोलते हैं अगर पेशेंट आपसे मेंटली सेटिस्फाइड होना चालू हो जाए एटलीस्ट, तो वो आपके पास जरूर आएगा। सिर्फ मेंटली का सेटिस्फाइड हो गया तो
क्योंकि आपने अभी तक पेशेंट की साइकोलॉजी समझना शुरू नहीं किया। आप पेशेंट को अभी फिजिकल रूप से देख रहे हैं अभी कि वो फिजिकली भी बीमार है। असलियत ये है कि वो फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा अपसेट है। आप चाहे कितने ही बड़े बंगलों के पेशेंट देख लीजिए, चाहे वो कितना रईस हो, अगर रईस ही उसका दर्द कम कर पाती तो वो आपके पास नहीं आता कभी भी। लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो बीमार है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ तो ऐसी समस्या है, कुछ तो मिसिंग है, जो उसको ये समस्या में लेके आया है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा। फिर इंस्टेंटली कैसे आराम दिया जाए। आपके पास पूरी पीडीएफ फाइल है अभी इस चीज के लिए कि बहुत कम में या अच्छे से पेशेंट को कैसे आराम दिया जाए। और जरूरी नहीं है कि आपने अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट से बात भी कर रहे हैं, तो इतना आपको डेवलप करना पड़ेगा माइंड को कि आप पेशेंट से बात करते करते ट्रीटमेंट भी दें, उसकी बातें भी सुने, उसके अटेंडेंट से भी बात करें, और जो बातें हो रही हैं उसको याद भी रखें। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट दे रहे होंगे उस समय भी बातें होती रहेंगी, आपको उस समय याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने एक इमरजेंसी केस की बात की थी अभी, फॉर सपोज पेशेंट को बहुत तेज साइटिका का दर्द हो रहा है अभी, आपने साइटिका के दर्द के लिए ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया आती। अभी पेशेंट से मालूम तो करना पड़ेगा कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। अभी साइटिका का दर्द कहीं आपको गिरने से आए हो, इंजरी हुई है, किसी ने मारा है, कोई पैर स्लिप कर गया आपका, भारी सामान उठा लिया, कुछ तो हुआ होगा किसी तरीके से, तो डिस्क पे दबाव पड़ा है ना। ऐसा ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ। यह बहुत लंबे समय से चल रहा था, ये पहले कम था अब ज्यादा हो गया। आप जब पूछेंगे नहीं उससे तो क्या मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क बल्ज हुई है, सप्रेस हुई है, कंप्रेशन हुआ है, कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है, कहाँ तक दर्द आ रहा है उसका, इसको रिलीज कैसे करना है, पेशेंट को इंस्टेंट आराम कैसे देना है, ये सब आपको मालूम करके पता करना पड़ेगा। पेशेंट को डिस्क दबी है अभी, जो sciatica का पेन है वो हमेशा डिस्क दबने से नहीं आता कभी भी, हमेशा नहीं हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर वर्टिब्रा में कहीं पर एक स्पर बन गया होगा, ऑस्टियोफाइट बहुत बड़ा हो गया होगा, और अगर ऑस्टियोफाइट ने हल्का सा भी नर्व को दबा दिया तो भी सेम दर्द आएगा। दर्द आना एक वो है, सिम्टम है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, जो ये दर्द आया है। या पेशेंट से लंबा टाइम बैठने का काम है, कुछ भी हो सकता है। जैसा समस्या होगी आपका ट्रीटमेंट वैसा होगा टारगेट का। उसको आराम दिलाने के लिए ट्रीटमेंट सबके सेम हो सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी टारगेट के लिए तो सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। तो भी इस संदर्भ में आप में से किसी का यदि कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोगों में से जिनका क्वेश्चन है वह हैंड रेज कीजिए पहले, कि आपके क्या प्रश्न हैं पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या उनके समस्या को लेकर। इसमें कई बार केस होता है कि पेशेंट आज आया कल नहीं आया, 10 दिन आया फिर नहीं आया, एक एक महीना आया फिर आना बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका सारा ब्यौरा और डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखना बहुत जरूरी है आगे के लिए। कई बार होता है पेशेंट आ जाया मेरे पास, फिर 1 महीने 10 महीने बाद भी आ गया, तो वो बोलते हैं कि उस टाइम आपके पास आया था, आपने मेरा फॉर्म भी भरा था। तो वो फॉर्म जो आज भरा हुआ है हो सकता है वो 1 साल बाद, 1.5 महीने बाद, किसी भी टाइम वो काम आ सकता है। जो बड़े बड़े सेंटर होते हैं उसमें यही होता है कि पेशेंट 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिए थे उसका भी हमारे पास पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो अभी कोई भी क्वेश्चन, कोई आपका फीडबैक देना चाहें तो आप बोल सकते हैं। सर मैं बोलूं? जी सर, नमस्कार, जी बोलिए। रविंदर जी नमस्कार। जी सर। सर एक हाँ कल जी। के केस की ही स्टडी है मेरी, जैसे आपने आपने अभी बताया हाँ साइटिका जी। के लिए। हाँ जी। कल एक पेशेंट आई मेरे पास, कोई मेरा जानकार था और वो जानता था हाँ जी। न्यूरोथेरेपी को अच्छे से। तो वो बोला जी मैं 7 बजे आऊंगा, हालांकि मेरा क्लिनिक 6 बजे बंद हो जाता है। हाँ जी। तो 1 घंटा इंतजार भी करा। वो जिस अपनी भाभी को लेके आया था, वो हाँ अपने जी। पैरों से चल नहीं पा रही थी, लेफ्ट पैर से। ओके। ओके। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया 5-15-5 ओके। NaN और B12 न्यू वाला ट्रीटमेंट सर। हाँ जी। हाँ जी। और न्यू ट्रीटमेंट देते देते उससे पूछा मैं आपको कहाँ प्रेशर आ रहा, तो उन्होंने बताया बीबी लेफ्ट जो मेरी नस में जिसमें दर्द है, हाँ जी। उसी में हाँ मेरे जी। को वेन का प्रेशर महसूस हो रहा है B12 देने से। ओके। ओके।
वहां वो रिवर्स हो गई और अच्छा उसको रिलैक्स मिला, और वो खूब घुमा फिरा के मैंने पूछा बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल। वो बोली जी अब मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं है, और वो 3 महीने से दुखी है सर उससे। बिल्कुल। तो जैसे ही वो घर गए, वो तो कुछ परहेज बताए थे मैंने, भाई ऐसे ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, ये हाँ नहीं जी। खाना, वो नहीं करना। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अग भाई ये खीरा खा सकते हैं, ककड़ी ओके। खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, लेकिन खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खा सकते। ओके। तो उन्होंने, है ना, मैं बोला अब इनको दलिया खिला देना और कोई चीज मत खिलाना। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने खीरे का नाम लिया ना, तो उन्होंने शाम को खीरा खा लिया सर जाके, उसके बाद फिर दलिया खा लिया। ओके। ओके। तो सेम दर्द वापस उनको वही आ गया 2.5 घंटे के बाद सर। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें, जो हमारे डायग्नोज में, हमारे खाने में, थेरेपी में, हर तरह से हमारे को जोड़नी पड़ेंगी। रात को खीरा बेइंतहा नुकसान करता है सर बॉडी में। तो आपने उसको नोट डाउन किया पेशेंट के कार्ड पे कि ये खाने से दिक्कत आई उनको? वो आज आया नहीं पेशेंट को, क्योंकि सर वो मुश्किल से तो उसको लेके आया था। हाँ जी। हाँ, तो पेशेंट ने सोचा भाई 1 1.5 2 घंटा आराम रहा, फिर वापस वही हाँ कंडीशन जी। है, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं लेकिन तो आपने ये नोट मानता डाउन हूँ किया उसको? हाँ बिल्कुल नोट किया सर मैंने, पर गलती हाँ। कई चीजें हमारी होती हैं। बिल्कुल। हाँ, पेशेंट की नहीं होती। अगर मैं खीरे का नाम ना लेता तो शायद वो ना भी खाती शाम को। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, इसको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं पेशेंट वैसा भी फॉलो करेगा तो हो सकता है दिक्कत भी आ जाए, ये हम क्या गलत बोल दें, हमारे गलत हो बोलने को जाता है वही सर, फॉलो कर ले। कई बार होता है सर। बिल्कुल। तो हमें बड़ा अलर्ट आना पड़ेगा इन चीजों में, अलर्ट और बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि हम पेशेंट को क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा, उसको दर्द कैसे शुरू हुआ था? सुबह उसने चाय पी, हाँ जी। चाय के साथ 2 रोटी खाई। हाँ उसके जी। बाद फिर उन्होंने 10 11 बजे आलू की मटर की सब्जी बनाई, ओके। और मटर के साथ फिर 2 रोटी खाई। उससे उसका वहीं से बिल्कुल। पेन शुरू हो गया आधा घंटे के बाद। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज के बिल्कुल। टाइम जिसको भी अगर जोड़ों का दर्द, गैस का दर्द है, तो उसे मटर, गोभी, ये तो हमें लाजमी बिल्कुल बंद करनी चाहिए सर। बिल्कुल सर। और एक छोटी सी क्वेरी हो रहा है सर, हाँ कोई भी जी। हमारा पेशेंट है ना, टमाटर और खीरा मिक्स करके कभी ना खाए सर। बिल्कुल। अगर टमाटर काट लिया तो खीरा मत काटो, और दूसरी सलाद काट लो, और खीरा काट लिया तो टमाटर मत काटो। ओके। ओके। बस यही कहना चाह रहा था सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सभी को इसमें जरूर फॉलो करना चाहिए कि डाइट बहुत मुख्य है। और डाइट को जब आप दें तो कोशिश करें कि लिखित रूप में उनको दे दें, कि ताकि वो उसको फॉलो कर पाए। और अगर लिखित रूप में रहेगा तो आपको भी वो ध्यान में रहेगा कि मैंने ये सब लिख के दिया था, और आप उसको फॉलो भी कर पाएंगे बाद में। ओके, किसी और व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित या पेशेंट के केस टेकिंग से संबंधित क्वेश्चन हो तो आप कृपया हैंड रेज कीजिए। ये अगर आप बोलना चाहें, हाँ जी, दर्शित जी हैं, सर आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैंने ना कई केसेस में देखा है, पेशेंट को ना इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। जैसे मतलब मान हाँ लो जी। उसने पेन किलर खाई, और वो चाहता है कि मेरे को जैसे मैंने पेन किलर खाई उसी, मतलब वो हाँ एलोपैथी पे जी। डिपेंड है। और वो कईयों का माइंड सेट ही पहले से ऐसे होता है कि इन्होंने मुझे हाँ दवाई जी। तो दी नहीं, मैं तो ठीक ही नहीं हूँगा। मतलब इन हाँ जी। कंडीशन में मतलब सर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको समझाने में। तो उसके बारे में सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वो समझना चाह रहा था। काउंसलिंग इसी चीज की, इसका मैं आपको अभी रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे साथ अभी गुरप्रीत जी हैं। अगर गुरप्रीत जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं अनम्यूट करने के लिए तो मैं आपसे चाहूंगा एक बार आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, अगर आप जी सर। कंफर्टेबल हैं तो। जी नमस्कार सर। सर। नमस्कार सर। तो जैसे गुरप्रीत जी हमारे पास परसों आए थे, तो उनको मैं लेके गया था संजीव जी के क्लिनिक पे। अभी गुरप्रीत जी के सामने की बात है, संजीव जी वहां थे ही नहीं, पेशेंट क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि देखो पेशेंट आ गया है, अभी इसी को पकड़ते हैं। मैं भाग के गया पेशेंट के पास, मैंने बोला आपका हम ट्रीटमेंट करते हैं अभी। यही हुआ था ना?
जी सर, वो पेशेंट तो एग्री नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हाँ हमने कन्विंस किया उसको 10 मिनट लगा के कि हम आपको जब बिल्कुल तक सर आते हैं, संजीव सर आते हैं, उतनी देर हम ट्रीटमेंट देके आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे। बिल्कुल। और जो आपने बात कही दक्षिण जी ने अभी, इस सेम पेशेंट का माइंडसेट वही था। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसको आराम आया कि नहीं। वो बोला कि मेरे को आराम नहीं है, मेरे को आराम नहीं है। लेकिन हमने जब उसको समझाया बार बार कि को आराम आएगा आएगा आएगा, तो 10 मिनट के ट्रीटमेंट में ही जो पेशेंट की गर्दन जो ऐसा डिस्टोनिया की तरह ऐसा 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 पूरा कांप रही थी, पूरी ट्रेमलिंग हो रही थी, वो हमें देखने में मालूम पड़ा कि वो बहुत कम हो चुकी है अभी। 50% तक उसमें रिडक्शन आ गया है अभी। और उनका पोता बैठा था, उसने भी देखा कि हाँ फर्क तो पड़ा है, लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं है। तो हाँ ऐसे जी सर, पेशेंट्स में। उनका हाँ उनका इशू जो उन लेडी का इशू था, चीफ कंप्लेंट था उनका, जो नी पेन था वो उनका चीफ कंप्लेंट बिल्कुल था। तो जब तक उनकी बिल्कुल बीमारी वो नी पेन वाली ठीक नहीं होती तब तक तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल सेकेंडली हमें जो सिम्टम दिख रहा था, उनकी जो गर्दन वाइब्रेट कर रही थी बहुत ज्यादा, आई थिंक 80 मोर देन 80% रिजल्ट आ चुका था ऑन बिल्कुल स्पॉट टेस्ट। हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रीटमेंट दिए थे, आई थिंक बिल्कुल 30 मेड्यूला दिया था, 30 मेड्यूला दिया था हमने, पोस्टोग्रैंडिन दिया था, फिर हमने बिल्कुल सीएनएस भी दिया था, फिर उसके बाद हमने बिल्कुल न्यूट्रल गैस पॉइंट दिया था, उसके बाद हमने हाफ पैरा भी दिया था। उसके बाद हमने उसको ठीक करने के लिए हमने लेफ्ट ओवरी भी दिया था, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेफ्ट ओवरी भी बिल्कुल हमने दिया था, और उसके बाद हमने लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दिया था। इतनी शॉर्ट ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद बिल्कुल। इंस्टेंटली उस पेशेंट को जो था, जो जो मूवमेंट हो रही थी उसकी हाँ गर्दन जी। में, वो काफी मोर देन 80% रिलीफ ऑन द स्पॉट हो चुका था। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में कि ऐसा कुछ होता है नेरोथेरेपी में, कि ऑन द स्पॉट हाँ विद इन 20 मिनट्स में हमने इतना सारे चेंजेस ला दिए बॉडी के अंदर। बिल्कुल। अभी जहाँ तक बात रही कि घुटने की है, तो घुटना का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। आप चाहेंगे कितना भी कर लेंगे, पेशेंट का घुटना अगर अंदर से पूरा घिसा हुआ है, जितना टाइम उसको खराब होने में लगा है, अब वो बोले कि मेरे को 5 साल से दिक्कत है, तो उनको बोलना पड़ेगा कि आप 5 साल तो नहीं, कम से कम 5 हफ्ता दीजिए घुटना ठीक होने में। 5 हफ्ता यानी कि कम से कम 1.5 महीना। और 1.5 महीने के बाद आप देखिए कि पेशेंट में घुटने में रिलीफ आया कि नहीं। अभी जो हड्डी अंदर से पूरी घिस चुकी है, उसमें हम कौन सा ऐसा जादू मंत्र करेंगे, क्या करेंगे जिससे एक बारी में रिलीफ आए। फिर हम जो रिलीफ चाहते हैं वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं आपके ऊपर। फिर तब जब जैसे हम मेरे कोई समझाएंगे। हाँ जी। फिर जैसे मेरे पिताजी हैं, उनको स्टेज 4 अर्थराइटिस है, और डॉक्टर ने तो हाँ आठ जी। साल पहले ही बोल दिया था, जब मैं नेरोथेरेपी में था भी नहीं तभी हाँ उन्होंने जी। बोल दिया था कि आपको जो है ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब बिल्कुल उनका एक नी तो बिल्कुल चलता नहीं है, दूसरा वो अंदर की बिल्कुल। तरफ घुस चुका है, जब हमने एग्जांपल डिस्कस की थी उस संडे को। और एक हाँ नी से जी। वो चलाते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत धक्का मार मार के। बिल्कुल तो इशू है कि अभी मैंने कल से ट्रीटमेंट शुरू किया उनका। इनिशियली बिल्कुल। मैंने न्यूट्रल ट्रीटमेंट दिया था, स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट दिया था, क्योंकि वो मुझे हाँ लगा कि जी। ज़्यादा ब्लॉकेज होगी। लेकिन फिर भी अगर सेकेंडली उनकी प्राइमरी कंडीशन है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो लूज हाँ हो जी। चुका है, तो उस केस में हम नहीं दे सकते एडीआर भी, हम उसको नहीं प्रेफर करेंगे देने के लिए। तो उस केस हाँ में जी। मैंने तो 2 दिन मैंने माइल्ड ट्रीटमेंट दिया, आज शाम को मैंने फुल वो दिया, नॉर्मल अजय नॉर्मल। और उसके बाद जब अजय नॉर्मल मैंने 6 गैस आई का पॉइंट दिया, थोड़ा सा रिलीफ मिला उन्हें। ओके। बट ये बात है कि वो ट्रीटमेंट काफी लंबा चलेगा उनका, वो स्टेज को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बाकी। वो उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है थ्रू आउट द लाइफ उनको रही, मोर देन 25 ईयर्स। हाँ जी। तो इतना जल्दी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन अभी भी उनके जो फेस पे ग्लो है वो 2 दिन के अंदर आ गया। वो बिल्कुल। हाँ जी। इसमें समस्या ये है कि जो बीमारी पेशेंट को होगी अभी, जैसे हमने अभी दो दो केस देखे हैं अभी। जो 137 जी का था कि पेशेंट का स्टेज 2 का जो वो आपका फैटी लीवर था, वो ठीक ही नहीं हुआ अभी तक। तो भी इसको जितना टाइम रिवर्स होने में लगेगा नेचुरली, उतना टाइम लगाना पड़ेगा हमारे को। क्योंकि हम पेशेंट की बॉडी के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं पाएंगे कि आपको और जल्दी आना पड़ेगा पीछे। उनको समझाना पड़ेगा कि आपकी बीमारी ऐसी है कि इसको इतना टाइम लगना ही लगना है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप मेडिसिन से ठीक होते हो, गोली से ठीक होते हो, तो आपकी फ्री विल है आपका। आप पब्लिक में आपका ओपिनियन है आपका पूरा, आप जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए फिर। जिसमें फिर हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको यही करना पड़ेगा। आपको लगता है गोली से अच्छा तो गोली ले लीजिए, दूसरी पैथी में अच्छा होता है तो आप वो ट्राई कर लीजिए, जहाँ पे आराम होता है वहां पे जाइए। हमारे पास
जो टाइम लगने का है, हमारे को जो नॉलेज है जिसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, इसमें इतना ही टाइम लग सकता है अभी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप थोड़ा बहुत उनको हल्का सा घिसाई घिसाई कर देंगे, कुछ कर देंगे, जिससे उनको एक्यूट रिलीफ मिल जाए। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपको जाना ही पड़ेगा केमिकल ट्रीटमेंट के साथ। तो ये काउंसलिंग में ये चीज कवर हो पाएगी पेशेंट के लिए। ओके। और कोई क्वेश्चन की नहीं का? सर एक छोटी सी क्योरी और मैं दूं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक रणबीर दहिया 58 ईयर के मेरे पास, आपने भी शायद उनको देखा था एक हाँ बार। जी, जी जी। अ, उनको आज मेरे पास लगभग लगभग आज 8वां दिन है सर मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए। बिल्कुल। ओके। 4 दिन के पास मैंने उनको डॉक्टर के पास भेजा तो डॉक्टर ने बोला भाई आपका बीपी तो बिल्कुल ठीक है, और वो 3 साल से बीपी की गोली खा रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल। बीपी की गोली बंद होगी सर। अगले दिन से बिल्कुल। मैंने फोर्स करा भाई आप अपनी शुगर चेक कराओ। हाँ जी। आज तीसरा दिन है उनकी शुगर चेक कर रहे हैं, तो 105, 117, 119 खाना खाने के बिल्कुल। बाद। बिल्कुल। खाना खाने के बाद जो कि शुगर की गोली वो बिल्कुल। 5 साल से खा रहा है। बिल्कुल। तो आज फिर बोला मैंने उनको डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो भाई मेरी शुगर ये है, आप 2-3 दिन की उनको कंटिन्यू हाँ जी। रिपोर्ट दो सुबह शाम की। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ध्यान में रखने की चीजें है। आदमी गोली खा रहा है उसका साइड इफेक्ट बहुत है, और हमारी थेरेपी उस बिल्कुल। पर असर कम करती है जब वो गोली खाते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली योग्य चीजें हैं। और वो बिल्कुल। डेली मोशन के लिए दवाई पीता था, 6 दिन से वो दवाई मोशन के लिए नहीं पीता, और मोशन आराम से होता है सर उसका। बिल्कुल। बिल्कुल होता ही, क्योंकि आपकी जो दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं कि वो एसिडिटी और गैस को बढ़ा देते हैं और बहुत ज्यादा। हाँ उसकी फिर नींद की पेशेंट को। प्रॉब्लम थी हाँ। सर, मैंने नींद की हाँ। गोली हाँ। प्रेशर से चटवाई उसको। मगर आपको नींद ना आएगी ना तो आपकी नींद का मैं जिम्मेवार होऊंगा। मैं शाम को उसको बिल्कुल। एक थेरेपी देने के बाद है, शाम को मेरे पास से जाता था ना, वो गुजरता था मेरे पास से, हाँ जी। तो मकाते वक्त मेरे पास से जाना, मैं उनको ना 6 मेडुला और 8 मेडुला × 3 और 6 मेडुला 1 जी जी। ये दे के मैं उसको भेज देता था। उसी से उसका मन बिल्कुल। मान लेता था हाँ आज मेरे को नींद अच्छी। 3 दिन से वो बहुत अच्छा सो रहा है सर अब। बिल्कुल। बिल्कुल। यही है छोटी छोटी चीजें हमारे को डायग्नोज में समझने की सर। बिल्कुल सर। हेलो। ओके। हाँ हाँ जी। जी। परमिंदर सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ जी, बताइए। एक बच्चा है, वो आज ही आया था मेरे पास में। ये 2 साल का है। ओके। उसको हाँ टाइप 2 शुगर आई है। टाइप दो टू या साल टाइप 1? टाइप 2। पक्का टाइप 2 है? उसके पापा तो यही बता रहे थे अभी तो। क्योंकि बाकी छोटे अभी बच्चों डॉक्टर में ज्यादातर टाइप 1 निकलती है आजकल। उसको 3 दिन में 3 बार इंसुलिन ले रहा है बच्चा। टाइप 1 हो सकती है, फिर आप उनसे कंफर्म कीजिए, तो टाइप 1 लग रहा है। ठीक है, मैं उससे पता करती हूँ, वो शायद से खुद कंफ्यूज हो या जो भी। उसने मुझे यही बताया। हाँ। इतने छोटे बच्चे में शुगर होने का क्या कारण हो सकता है? और ये ऑटो इम्यून है, टाइप 1 तभी कह रहा हूँ मैं, ऑटो इम्यूनिटी है ये। उसमें जो अच्छा हमारे अच्छा। पेनक्रियास के बीटा सेल होते हैं, उसको हमारे जो इम्यूनिटी होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इससे ओके। इंसुलिन बनती नहीं है, और फिर पेशेंट को इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अभी बोल रहे हैं कि 1 साल से वो इंसुलिन ले रहा है बच्चा। 1 साल से हाँ, मतलब वो ये अभी टाइप 1। यानी कि हाँ। 1.5 साल का था जब से वो इंसुलिन ले रहा है दिन में 3 बार। हाँ, फिर ये टाइप 1 है, फिर आप उनसे रिपोर्ट कीजिए एक बारी। मैं एक बार रिपोर्ट लेके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ। तो बिल्कुल। अपने उसमें तो ठीक हो ही जाएगा, मैंने उसको बोला है, मैं कहा कि भाई ठीक हो जाएगा देखो। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, मैंने उसको ये भी बोला भाई 1 साल हो 1.5 साल हो बिल्कुल। गए वो इंसुलिन ले रहा है। तो अब तक तो बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर ने बोला है कि भाई यही चलेगी, वो तो आपको पता ही है कि जी भाई जी। बी शुगर तो डॉक्टर के लिए तो बहुत बड़ी बीमारी है, और उनका कहना यह है कि जीवन भर आप मेडिसिन खाओ, क्योंकि इसका परमानेंट तो ट्रीटमेंट है नहीं इनके इसमें एलोपैथिक जी में। जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी
उसको यही बोला है कि भाई अगर न्यूरोथेरेपी में आप कराते हैं, न्यूरोथेरेपी कराते हैं तो इससे आप बच्चा ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उनसे है बस सर। एक बार रिपोर्ट ले लीजिए पूरी, कि ओके। एग्जैक्टली उसमें मेंशन क्या है। ओके ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ प्रेमनाथ बंसल जी। सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मेरे आज रिपोर्टें आई थी और हाँ जी, परसों मैं अपना इको भी करवाई थी मैक्स हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल जी। में। और मैं कल को आपसे बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। किस टाइम यस। पे कर रहे हैं अंदाजा? आप आप दोपहर को 12 बजे के बाद कर लीजिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन या केस स्टडी से संबंधित? कोई आपको कंफ्यूजन हो डॉक्यूमेंटेशन करने में, तो फिर पेशेंट से केस स्टडी में क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको अभी? और सभी लोग एक काम कीजिए, सबसे जरूरी कि अपने पास फॉर्म प्रिंट करवा के रखिए, डायरी में या रजिस्टर में मेंटेन मत कीजिए, इससे बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कोशिश कीजिए कि पेशेंट का कार्ड जो हमारा प्रॉपर एलिमेंट्री पेशेंट कार्ड होता है, उसको प्रिंट करवाइए प्रॉपरली। ओके, और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी इसके संबंधित? हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर ये शुगर पेशेंट पे वो कितने दिनों तक में मतलब रिलीफ हो सकता है? 10-15 कितने ट्रीटमेंट के बाद मिनिमम? डिपेंड करता है सर, ये बिल्कुल। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि संदीप राणा जी हमारे साथ, इनका जी एक पेशेंट था जिनको 350, 400, 450 तक शुगर रहती थी। पिछले जी साल का केस है ये। उनको जब इन्होंने पेन का पॉइंट दिया था तब इतना आराम नहीं आया, लेकिन जिस दिन से पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर पॉइंट कैसा ही चालू किया था, सेम डे से पेशेंट का जो डायबिटीज था वो रिवर्स हो गया था इतने ट्रीटमेंट से। जी सर, एक पेशेंट है उनको मैं जानता हूँ जिनको सुबह शाम इंसुलिन लगता हाँ, है, तो हाँ, तो इसीलिए मैं इस पूछ पर रहा टाइम था लगेगा। एक्चुअली। इंसुलिन वाले में टाइम लगता है, कम से कम भी फिर भी इनको सर। 20 से 25 दिन कम से कम बोल के रखिए। और वो भी तब जी जब खाना पीना ठीक होगा तो ही। खाना पीना सर तो इंसुलिन चल रहा है तो नॉर्मल ही ले रहे होंगे खाना पीना अभी तो, जो नहीं, हिसाब से। ले रहे होंगे नहीं, आपको पता करना पड़ेगा पूरा किस टाइम ले रहे हैं, टाइमिंग मैटर करेगी, क्या क्या ले रहे हैं खाने में। और जो उनको बंद करवाना है वो आप परहेज बोल दीजिए उनको कि ये आपको नहीं खाना अभी भी कभी से। जी सर, क्या क्या परहेज कराना पड़ेगा सर उसमें? पेशेंट देख के मालूम पड़ पाएगा वो, सब में की अच्छा परहेज भी ठीक अलग है। अलग रहेगा। ठीक है सर, रिपोर्ट लेके ओके। भेजता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू तो सर। तो चीजें बताऊं इसमें। हाँ जी, देखिए, एक तो किसी को भी शुगर हाई है, इंसुलिन ले रहा है ना, तो एक तो हाँ उनको है ना, जी, हमारे दूध से बनी हुई प्रोडक्ट सारे बंद कर देने चाहिए सर। बिल्कुल जी जी जी। गेहूं और चावल उनका बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। सर यही तो प्रॉब्लम है, आदमी चावल गेहूं नहीं छोड़ सकता, इधर बहुत परेशानी नहीं छोड़ सकता तो आप कभी भी किसी पेशेंट की गारंटी मत लेना, हम आपको रिवर्स कर देंगे, आप कर भी नहीं पाओगे चाहे कितनी कोशिश कर लेना। है। जी सर। और जिस शुगर पेशेंट का कोई भी होगा, जब तक उसके डब्ल्यूडी को फोकस नहीं करोगे वो रिवर्स भी नहीं होगा। WD ना। हाँ, जी जी। शुगर पेशेंट में सबसे जरूरी है उनका पेनक्रियाज और डब्ल्यूडी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी सर गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही है। हाँ, उनका मोशन और डब्ल्यूडी और पेनक्रियाज ये सबसे जरूरी है। और ये तभी ठीक होगी जब उनका खाना ठीक होगा सर। जी। बिल्कुल शुगर वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी होती है, वो चाय जरूर पीता मिलेगा सर। जी चाय, हाँ जी, चाय तो पीते ही है सर, दिक्कत तो ही है दूध वाली वो भी। तो शुगर वाला पेशेंट अगर चाय और गेहूं और चावल ना छोड़े ना भाई, उसको कभी भी मत बोलो भाई हम आपकी शुगर को रिवर्स कर देंगे। मैं तो सही बता रहा हूँ, आप मानो ना मानो इस बात जी को। आप जितनी रिवर्स करोगे वो 2 दिन में उतनी वापस ले आएगा, आप रिवर्स करोगे वो वापस ले आएगा, आप रिवर्स करोगे वो वापस ले आएगा। ऐसे आपको साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे, इतना पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं लेगा।
जी। और ये मैंने अ, केस स्टडी किया है इसलिए मैंने बोला है। जी 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 सर। हाँ, जिसने ये चीजें छोड़ दी 1 महीने में वो कहता मेरे तो बल्ले बल्ले हो। और संदीप सर, अगर आपको ध्यान हो तो आपके बहुत से पेशेंट इसमें गड़बड़ाई भी हैं सिर्फ कड़ी तोड़ने की वजह से। कितने आईबीएस के पेशेंट आपको याद आएंगे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो एक्सपीरियंस है इसीलिए मैंने बताया, वैसे नहीं बताया मैंने। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कई पेशेंट आपको भी दिखाए हैं सर ऐसे। बिल्कुल। हाँ। और सबसे एक जो बड़ा केस था हमारा लीवर सिरोसिस का, हाँ जी। वो उस बंदे ने जो गड़बड़ें की थी अपने उसमें खाने पीने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट था। तो इतना क्रॉनिक और क्रिटिकल केस भी वो जब रिकवरी में था, पेशेंट ने क्या गलती की थी, सिर्फ चाय पीना चालू कर दिया। चाय पीना चालू कर दिया सर, और चुपके से डॉक्टर के पास जाके उससे कई मेडिसिन ली सर। ओह, अच्छा। हाँ, मेडिसिन और चाय वो दोनों रिएक्शन करी तब उसको प्रॉब्लम आई थी। तो सर ओके। जैसे किसी को ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं, कोई शुगर का पेशेंट है, तो मेडिसिन बंद करवाना है क्या उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं कराना जी कभी भी। जब तक जी वही नॉर्मल ना तो। आए जब तक मेडिसिन, और वो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करानी, हमने अपनी मर्जी से कभी नहीं बंद करानी। जी मान लो शुगर, हमने हमारे पास ट्रीटमेंट करने आया, उसकी शुगर 200 है, हमारे ट्रीटमेंट जी करते उनकी शुगर आ गई 100, और वो गोली खा रहा 500 mg की। जी। तो बोलो डॉक्टर के पास जाओ, वो उसकी mg की डोज कम करेगा, फिर कम हमारी करेगा। शुगर बार बार चेक कराएंगे, फिर वो डोज कम करेगा। ऐसे धीरे धीरे उसकी गोली बंद करनी, एकदम से करोगे तो भी गड़बड़ आएगी। जी क्योंकि बॉडी आदत पड़ी होती है। आज मान लो हम 1 महीने से गेहूं खा रहे हैं, अगर एक दिन अगले दिन ही हमारे को मक्की की रोटी दे दी जाए तो बॉडी उसको है ना एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, गेहूं और मक्की जी मिक्स करके दे दोगे तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। जी। और एक बात सर, ये बहुत सुने हैं किसी के मुंह से, जैसे कि मीठा फल भी नहीं खाना चाहिए, केला वगैरह। कोई कोई बोलता है कि खा लेना चाहिए, एक थेरेपिस्ट हो तो बोलते हैं कि मीठा फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शुगर में। देखो, नेचुरल मीठा फल कोई भी खा सकता है, उसको प्रकृति ने जो दिया है ना, उसको जी बॉडी कभी भी किसी को भी इनकार नहीं कर सकती, चाहे कितनी भयंकर बीमारी क्यों ना हो किसी को। जो जी प्रकृति ने दिया वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। जी। नहीं तो डॉक्टर मना कर देते हैं ना, वो थेरेपिस्ट से ही एक वो हमको बोले कि मीठा फल खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डॉक्टर इसलिए मना कर देते हैं, जैसे आम है हम मसाले में पकाते हैं, जी पपीता हम मसाले में पकाते हैं, केला हम मसाले में पकाते हैं। समझो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह, जी प्रकृति जी से जी। पका हुआ फल कभी नुकसान नहीं करेगा बॉडी में, कभी भी। जी सर। इतनी भयंकर डिजीज हो हमारी बॉडी में, प्रकृति की चीज जो होगी नेचुरल, वो हमारे को कभी नुकसान नहीं करेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओके सर, आप अपनी क्लास कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने, जो आपने बात कही कि डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो फ्रूट आ रहा है वो एक तो नेचुरल है नहीं, सब में कैल्शियम कार्बाइड जैसे बहुत सारे केमिकल्स बने हुए हैं, वो इसलिए मना करते हैं। दूसरा एक सर ने एक और जो पहले बात बताते थे कि टाइमिंग फ्रूट की, सर एक बार टाइमिंग का बताइए आप फ्रूट का, वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोले सर? फ्रूट की टाइमिंग, संदीप जी। जी फ्रूट की सर। टाइमिंग? फ्रूट कब खाना है, कितने बजे से कितने बजे तक खाना है, कितना खाना है, और उसके खाने का तरीका क्या है? देखिए सर, फ्रूट का नेचुरल तरीका तो सुबह 11 बजे तक खाने का होता है, नेचुरल जो तरीका है। और फ्रूट बिल्कुल। हमेशा अकेला ही खाना चाहिए, दो फ्रूट कभी मिक्स नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल। और सलाद कभी अकेली नहीं खानी चाहिए, सलाद हमेशा 3 या 4 तरह की खानी चाहिए। फ्रूट हमेशा अकेला खाना चाहिए, सलाद कभी अकेले नहीं खानी चाहिए, कोई भी सलाद हो जाए। सर एक क्वेश्चन बिल्कुल। और है सर, ये फ्रूट में जो सॉल्ट डाल के खाते हैं उसमें दिक्कत है क्या? बिल्कुल है सर। किसी भी सलाद पे, फ्रूट पे नमक कभी भी नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। काला नमक भी नहीं सर? कोई भी नमक नहीं भाई, कोई भी नमक, ना सेंधा ना काला ना एवड़ी। ओ, अब हम तो संदीप एक जी। छोटी सी बात बताते हैं, हमारे कभी भी चमड़ी पे है ना, देखो
आप अपने शरीर की है ना चमड़ी को बाहर का है ना जो छिलका मान लो, इसको कहीं से भी हम छील दे, अगर वहां नमक लगा दे कोई सा भी, जी। तो हमारे अंदर क्या हलचल होती है आप महसूस करके देख लो। वही सेम हर फ्रूट और सलाद के अंदर होता है। और ये शरत या नेचर है प्रकृति का। किसी चीज को काट के उस पर नमक लगाते हो तो बहुत ही भयंकर नुकसान हमारी बॉडी में होते हैं उसके। जी सर। नमक को हमेशा पकाओ, अपनी सब्जी में उन चीजों में डालो। आप गर्म पानी में नमक को पका लो, फिर आप फ्रूट को उसमें या अपनी सलाद को उसमें डुबो के खा लो। अगर आपने उस पे ऐसे डायरेक्ट छिड़क दिया तो आपकी बॉडी में नुकसान होगा बेनतिया। जी सर। संदीप जी, एक बात मैं बोलना चाहता था। हाँ हाँ बोलिए सर। अ, जो विश्व रूपराय चौधरी डॉक्टर हैं, वो हाँ जी। अ, जो डीआईपी डाइट है, हाँ जी। अपने वजन के 10 गुना ग्रामों में, अगर 70 किलो वेट है तो 700 ग्राम फ्रूट। अब बोलते हैं बिल्कुल। भी चार तरह के फ्रूट कम से कम होने चाहिए। हाँ जी। आप बोलते हैं भी एक ही खाना चाहिए। हम देखो कह रहे हैं कि उनकी हाँ हाँ और हाँ, बोलिए बोलिए। और जो सलाद है वो बोलते हैं 4 तरह का सलाद कम से कम होना चाहिए। मैं तो और खुद कह रहा हूँ उससे सलाद हाफ कभी, हाफ होना चाहिए। सलाद कभी सिंगल नहीं खानी। मैं कहता हूँ फ्रूट अकेला खाओ। आप अपने आप पे, सबसे पहले आप अपने आप पे अनुभव करो, फिर उसका ऑप्शन मेरे से करना। अगर उसमें कोई साइड इफेक्ट अच्छा लगे तो मैं उसका जवाब दूंगा फिर। बेटा, मैं 3-4 साल लगातार खाया। मैं इसमें और एक मेरा चीज क्लियर कर वेट देता कम हूँ। था। मैं 3 साल लगातार डीआईपी टाइप टाइट डीआईपी डाइट का पालन किया। मेरा हाँ 70 किलो हाँ जी। वजन था। अब मैं हाँ इसमें अब तो एक चीज अब है। 55 किलो मेरा वेट रहेगा। 60 बिल्कुल आपकी हो सही हाइट बात जाएगा। की कितनी है? आपने। हाँ। और ठीक घटते घटते मैं फिर मैं तकरीबन 8 9 महीनों से सारा डीआईपी डाइट को छोड़ दिया। और मैं मिलेट्स खाना ही चालू कर दिए ज्यादा। मेरा उससे भी वेट कम होने लग गया। इसमें एक सर एक चीज आपको। है कि जो संदीप जी जो कह रहे हैं कि जी। फ्रूट चाहे आपके पास 4 प्रकार के हों, केला संतरा सेब, वो ये कह रहे हैं कि आपने केला खा रहे हैं तो केला ही खाइए, केला खाने के बाद संतरा खाइए। मतलब ऐसा नहीं करना कि केला भी खाया, संतरा भी खाया, सेब भी खाया, पपीता भी खाया। ऐसा उसको हाँ एक जी। मिक्स नहीं करना पूरा। एक टाइम पे एक बिल्कुल। फ्रूट खाना है, फिर दूसरी बारी में दूसरा फ्रूट खाइए, तीसरी बारी में तीसरा, चौथी बारी में चौथा, ऐसा। यस यस यस। अच्छा। और सलाद बेटा, चारों, एक बार वो एक बार वो एक बार वो फिर एक बार वो एक बार वो मिक्स करके खाना है सर। एट ए टाइम नहीं खा सकते। नहीं। और आपकी हाइट कितनी है सर? 5 फुट 7.5 इंच बेटा। हाँ, उम्र तो 74। 7 और आपको तो 12 13 किलो वजन कम हो गया। आपकी बॉडी में तो न, डेफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है। मैं ज्यादा ही हो गया मेरे को। 70 किलो हाँ के तो 70 था। अब मेरा 55 किलो रह गया। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप फ्रूट को ना सिंगल सिंगल खाना शुरू कर दो, फिर ये चीजें प्रॉब्लम नहीं आएंगी आप। ठीक है। अब तो मैं अब भी बीच में अभी भी खाता हूँ, मतलब 3 3 तरह के फ्रूट तो। नहीं फ्रूट अब तो मेरा खाओ। वेट कुछ बढ़ने लग गया वैसे ही। अभी परविंदर ने जैसे कहा ना, जैसे 2 सेब खा लिया आपने पहले, फिर आपका जी। मन कर रहा है यार एक संतरा और खा लूं, फिर आप संतरा खा लो, फिर मन कर रहा है यार मैं 2 केले खा लूं, चल फिर अच्छा दो अच्छा केले अच्छा। खा लूं। हाँ ऐसे खाना है। ये नहीं भाई हाँ हमने सेब काट लिया, संतरा काट लिया, केला काट लिया, एक हाँ। बाइट हमने सेब की ले ली, एक बाइट हमने संतरे की ले ली, एक बाइट हमने उसकी केले की ली, ऐसे नहीं हाँ। लेना कभी। म- म- मतलब एक तय तो उसकी बना दी, दूसरी की दूसरी बना दी, तीसरे की तीसरी बना दी, ऐसे यस ऐसे हाँ जी करना हाँ जी चाहिए। यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस। बिल्कुल। सर डिबेट है ही ऐसे है। और ड्राई फ्रूट के बाकी साथ फ्रूट भी खा नहीं, सकते बाकी हैं। सब बाकी सर नहीं डिबेट कभी तो नहीं है ही खाना, ऐसे है। कभी नहीं खाना। हाँ हाँ जी, राहुल जी क्या बोल रहे हैं आप?
सर जो डिप डाइट है वो है ही ऐसे सर, उसमें दूसरी मिक्स करते ही नहीं है डाइट। जो ओके राणा साहब ने ओके। बोला बंसल साहब, वो डिप डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो, पता नहीं मतलब, अगर आप उनका नाम ले, बीआरसी का नाम ले, तो डिप डाइट जो वो दे रहे हैं उनकी डाइट तो है ही ऐसे है ना, 1 2 3 हो रही है, लेकिन वन का मतलब वन ही है, उसमें टू मिक्स नहीं करना। मतलब अच्छा। एप्पल है तो एप्पल ही है। फिर सेकंड डाइट ले रहे हो तो वो, अगर आप बनाना ले रहे हो तो बनाना ही है, मतलब उसमें मिक्स वाला तो है ही नहीं है, स्पंदा ही नहीं है। हम तो पूरे के पूरे अलग पूरा प्लेट भर लेते थे। जैसे तो सर 70 आप था उसको मेरा। अच्छे से मैंने सर वहां पे ना 3 महीने लगाए थे ना पहले, जी अच्छे से। तो उसमें जो डिप डाइट है उसमें 1 2 3 4 ही है सर, आपको जो चारों लेनी है, जैसे वो बोल बता रहे हैं राणा साहब, वो ऐसे ही है सर, कि पहले फर्स्ट लेना है, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्वांटिटी कम ज्यादा कर लो आप, जो अच्छा लगता हो पहले ले लो, जो नहीं अच्छा लगता उसके बाद ले लो, थर्ड वाली उसके बाद ले लो, फोर्थ वाली उसके बाद ले लो, लेकिन चारों का डिफरेंट डिफरेंट ही लेना है। हाँ, ऐसे ही है सर, वो यही आप गलती आराम करते से हैं फिर। देखना सर उसको, वो उनके वाली बात है, 1 2 3 4 ही लेना है आपको। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी जी। थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल, तो जैसे हमने अभी डिस्कशन किया पूरा खाने पीने के ऊपर, तो यही चीज हमें पेशेंट के लिए भी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें पेशेंट को किस प्रकार से गाइडेंस देनी है। और ये सब आपका तब हो पाएगा जब आप पेशेंट का पूरा हिस्ट्री और पूरी कंडीशन समझेंगे कि उनका लाइफस्टाइल और खान पान कैसा है, कि वो किस समय क्या खा रहे हैं, कोई उनकी गलती तो नहीं हो रही खाने पीने में। ये सारा कुछ आपको पेशेंट से समझना पड़ेगा। जैसा हमारा अभी डिस्कशन हुआ, ये एग्जाम्पल है इस चीज का कि हमें पेशेंट के साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए। सर एक ओके। क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर ये जो डीआईपी डाइट डाइट का जो बात हो रहा था सर, तो इसमें तो वो जो डॉक्टर विश्वरूप सर है, हाँ तो जी। ये भी बताते हैं कि मतलब ये कुछ भी खा सकते हैं उसके बाद, जैसे रोटी चावल वगैरह सब, क्या ये सही है या? देखिए, वो सब कुछ सही है, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट मैं बोलता हूँ बार बार कि डिपेंड करेगा। अभी मैं खाता हूँ गेहूं की रोटी, तो मेरे को हजम है क्योंकि मेरा फिजिकल वर्क अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यहीं पे मेरे मम्मी पापा खाएंगे अगर गेहूं की रोटी, उनको समस्या करता है। ये नहीं तो सर, मेरा पेशेंट। क्वेश्चन, जैसे हाँ। डीआईपी डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे शुगर पेशेंट है, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा है, तो वो उसमें ले सकता है कि नहीं रोटी चावल नहीं वगैरह सब? नहीं, बदलना पड़ेगा, नहीं रोटी चावल नहीं लेना, उसमें तो वहां पे बदलना है ऑप्शन हमें। में क्या है सर, मकई का रोटी या कुछ इस तरह से लेना है क्या? ज्वार रागी मक्का हो गया, जौ हो सर गया, या परविंदर सर, मैं मिलेट्स हो कुछ गई। बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हाँ सर, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जब डायबिटिक पेशेंट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड्स जो भी हैं हमारे पास, तो वो आपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल फिनोमिना जो, हमारे जो एंसिस्टर्स थे, आदि मानव जो जी। होते थे पहले, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, मीट मुर्गा जो था जानवर था वो खाया करते थे, प्रोटीन बेस्ड डाइट थी उनकी, 50 to 60%, समटाइम्स 80%। उस टाइम पे डाइट थी, तो धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया, इन्वॉल्व हुआ। तब तक उन्होंने एक एनालिसिस किया कि 60% अगर आप अपने फूड में प्रोटीन डाल रहे हो, प्लस आप नेरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हो, और बाकी आप कार्बोहाइड्रेट और बाकी मिनरल विटामिन सब मिला के आप 100% न्यूट्रिशन जी। ले रहे हो, तो उस केस में मतलब कि आपका बॉडी जो है होमोस्टेसिस स्टेज पे आएगी। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट को अगर आप डिक्रीज नहीं करोगे, और फिर वो फैक्टर रहेगा सेकेंडरी, जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमने डिस्कस किया था शायद बेसिक सा, तो वो एक हाँ जी। रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, जब तक हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो फ्री रेडिकल जो है नेरोथेरेपी से भी इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। वो फिर बिल्कुल। और दिक्कत करेंगे बाद में। तो हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पे भी देना है, ताकि जो फ्री रेडिकल जो हाईली रिएक्टिव है, अगर वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट एक लूज कर देगा, केमिकल अपना खुद पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये फ्री रेडिकल है वो स्टेबल हो जाएगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा, हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज नहीं करेगा, चाहे वो डीएनए है, आरएनए है, चाहे वो राइसोसोम है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे सेल की मेम्ब्रेन है, चाहे वो फिर जो है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको वो डैमेज ना करे। तो वो हमें खास ध्यान रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट से बॉडी के अंदर डाइट में आए, ताकि जो नेक्रोसिस फैक्टर है वो डिटरमिनेशन होना चाहिए कि कहाँ से वो आया है। जब तक हम वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे नेक्रोसिस को, कैसे वो टीएनएफ फैक्टर आया है, कैसे वो साइटोकाइंस बीटा सेल्स में आई, तो तब वो हमने किया ही नहीं डिस्कस।
हम तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि खाना है खाना क्या नहीं खाना है। वो तो हमें पता है कि 30% से ज्यादा हमें नहीं खाना कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर। सर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। तो सही कहा आपने कि जब हम पेशेंट को डील करेंगे तो एन नंबर ऑफ नॉन फैक्टर वेज में हमारे फिर क्या सामने है आ सर? जाते शुगर हैं। पेशेंट, हाँ जी। शुगर पेशेंट सर नॉन वेज ले सकता है कि नहीं सर? नहीं नहीं, नॉन वेज तो हमारे कोई भी पेशेंट होगा किसी को भी नहीं लेना, शुगर वाले को तो को, बिल्कुल ही नहीं। कोई भी पेशेंट को नॉन वेज मना करना है ना? मना करना पड़ेगा वरना बॉडी में वो वापस से एसिड पड़ाएगा। अच्छा तो सर, जैसे आप नॉर्मली वेस्ट कोई बंगाल से है ना। सर नॉर्मली कोई पेशेंट है जिसको पेन है, ठीक है, उसको जितना दिन ट्रीटमेंट चलेगा उतना दिन ही नॉन वेज बंद रहेगा कि फिर बाद में भी बंद ही रखना है उसको? सर देखिए मैं जितना एक लाइन ट्रीटमेंट इसके चलता अंदर है। ऐड करना हाँ। चाहता हूँ। हाँ नॉन बोलिए। वेज के लिए जो नॉन वेज हाँ जी। खा रहे हैं, जैसे मैं बैंगलोर के अंदर रहता हूँ, वहां पे सर क्या है कि जो नॉन वेज जो मिलता है ना मार्केट के अंदर, वो हाँ जी। ओल्ड ओल्ड होता है काफी, वो बूढ़ा होता है, बूढ़ा चिकन। उसमें ऑलरेडी काफी सारी अच्छा। बीमारी लगी होती है जब वो खाते हैं, और उससे वो टॉक्सिन होता है। सेकंड, वहाँ का वाटर अच्छा नहीं है। जो हेंस होते हैं जो खा पानी पीते हैं, वो पानी का जो लेवल रहता है, TDS लेवल काफी क्रॉस कर जाता है। सेकंड, थर्ड कैटेगरी है कि उनको बीमारियां बहुत सारी हैं। फोर्थ कैटेगरी ये है कि जो उसकी जो जो चिकन है वो हाईली प्रोटीन होता है। उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में रॉ मटेरियल डिपॉजिट सब कुछ, सारे ऑल ऑर्गन्स जो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सब कुछ हमारा ऑप्टिमाइज्ड वे में हो, तब अगर हम उसको पचाने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक है। लेकिन किसी भी पेशेंट को नैरोथेरेपी में अगर 1 साल ट्रीटमेंट देने के बाद हमने उसको चिकन खिला दिया और उसने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, फिर दोबारा से वो चिकन खाएगा तो वो दिक्कत कर देगा। खास करके जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, उसमें भी आप देखोगे एक दिन उसने चिकन खाया, सारे के सारे पेन पॉइंट वापस आ गए। तो सर हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। फिर हमने दोबारा से उसको माइल्ड ट्रीटमेंट दिया, फिर दोबारा से उसको प्रोसेस शुरू हुआ। तो जो उसने स्टार्टिंग में 1-2 मंथ्स का ट्रीटमेंट कराया किसी पेशेंट ने हमारे साथ, सिर्फ एक दिन एक टाइम चिकन के 2 पीस खाने से उसने सारा अपना बेड़ा गर्क कर दिया। तो सर उसमें तो उसका नुकसान है ना, हमारा नुकसान तो नहीं है उसके अंदर। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा रिजल्ट जो हमें जल्दी जल्दी चाहिए था वो नहीं आया। हाँ जी अभी वंथे देवन जी है। वंथे देवन जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी हाँ सर वही। जी। हेलो। जी हाँ जी हाँ जी। वंथे देवन जी। जी आवाज आ रहे है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। जी अभी एलोपैथी पे पेशेंट इमरजेंसी में हम लोग एडमिट किया तो वो लोग साइन मार के लेते हैं, कुछ हुआ तो ऐसा है। तो ऐसा हम लोग भी लेने का है क्या? तो अभी का पेशेंट कैसे है? सभी ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारा पास आ रहे हैं। तो इन केस ऐसा केस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसके लिए आप मुझे एक बार पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम वहाँ पे बात करेंगे इसके लिए। ओके सर, ओके। आज का डॉक्यूमेंटेशन पड़ेगा ना, इसके लिए सबको नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा था। ओके सर, थैंक यू सर, इसको हम अभी लास्ट में ले लेंगे, अभी जो चल रहा है डिस्कशन उस पर हम एक बार कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक तो धीरज जी आपका जो डाउट था वह क्लियर हुआ क्या? जी सर, जी सर। क्या क्लियर हुआ डाउट आपका? कि नॉन वेज भी बंद कराना है, कोई भी पेशेंट हो उसको नॉन वेज बंद कराना है। हाँ लेकिन आप वेस्ट बंगाल से है ना शायद से। जी क्या बोले सर? आप वेस्ट बंगाल से है ना? नहीं सर, झारखंड से हूँ मैं। फिर झारखंड से, ओके। जी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाद में रहे तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। नहीं सर, मैं अभी ट्रीटमेंट दे नहीं रहा हूँ कहीं खोला नहीं हूँ, पेशेंट वगैरह ऐसे ही नॉर्मली कोई कोई आता है तो उसको ये कर। अगर कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट नहीं भेज रहे हैं तब भी क्वेश्चन है तब भी डाल सकते हैं। जी। ओके। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं एक बात और चाह रहा था, ये जो बोलिए DIP बोलिए। डाइट की बात हो रही थी ना भाई, जैसे विश्व आप कहते हैं कि भाई सलाद खाने के बाद या फ्रूट खाने के बाद आप रोटी रखो, चावल रखो, समोसे रखो, जो भी रखो। देखो जीवन में है ना, हमें दिन में है ना एक ही अनाज खाना चाहिए। अगले दिन दूसरा अनाज खा लो, तीसरे दिन तीसरा अनाज खा लो, चौथे दिन चौथा अनाज खा लो। एक ही अनाज हमें खाना चाहिए। रोटी का मन करा तो रोटी खाओ, चावल का मन है तो चावल खाओ।
चावल और रोटी एक साथ कभी मत खाओ, इससे भी आपकी डीआईपी डाइट में बहुत ही बेइंतहा अंतर समझ में आएगा। जी सर। ये छोटी सी चीज है पर समझने लायक है। चावल की तासीर अलग है और अनाज की तासीर अलग है। कोई भी अनाज हमारा है ना, ठंडा नहीं है जौ को छोड़ करके। और चावल ठंडा भी है और बेइंतहा गर्म भी है। चावल की दोनों तासीर है। जी सर, ठंडा जिसे अगर पुराना करके मतलब एक दिन पुराना चावल है तो फिर वो ठंडी हो जाती मैं वही कह रहा हूँ, चावल की दोनों तासीर हैं। हमारे अनाज है ना, उनकी सबकी एक तासीर है। जो है उसकी ठंडी तासीर है। जवार है, उसकी भी ठंडी तासीर है। गेहूं है, उसकी गर्म तासीर है। मक्का है, उसकी गर्म तासीर है। चना है, उसकी गर्म तासीर है। लेकिन चावल की ठंडी और गर्म दोनों है। वो पकाया किससे है, हमें बनाया किससे है, उससे उससे उसका लिंक होता है। है। जी सर। ये चीजें हमारे को समझ में नहीं है। हमने ठंडा बनाया, गर्म बनाया, उसके लिए हमें समझना मतलब बहुत जरूरी है। इससे मैं कभी क्लास करूंगा चावल के ऊपर सिर्फ, वो ठंडा कैसे होता है, गर्म कैसे होता है। जी सर। और अकेले चावल से सबसे ज्यादा B12 बनता है, अकेले चावल से। तो जब भी हम सलाद खा रहे हैं ना, तो एक ही खाना रखें हम। या तो रोटी बना ले या चावल बना ले, दाल चावल बना ले, छोले चावल बना, जो आपका मन सब्जी को कर रहा हो वो बना लो आप। वहां रोटी मत मतलब रखो। साथ में रोटी और चावल नहीं लेना है ना सर? हाँ, रोटी और चावल मिक्स नहीं खाना कभी भी। तो जैसे दोपहर को चावल खाएं तो रात को रोटी खा सकते हैं क्या? नहीं, उस दिन कोशिश करो, जिस दिन आपने चावल खाया उस दिन शाम को भी चावल खाओ, कोशिश करो उस दिन। जी सर। ऐसा करोगे तो मैं कहता हूँ बीमार होने ही बंद हो जाएंगे हम, धीरे धीरे बिल्कुल। हमने जी है सर, ना एक सारे क्लास के कर सारे है लीजिए ना, सर इस पे। यूरोप यूरोप के और फॉरेन के ये जितने भी है ना, हमने सारा वो कल्चर अपना लिया। हम दूसरी स्टेट को देख के अपना खाना शुरू कर दिया। हमने अपनी स्टेट का खाना खाना जितना भी है। जी सर। मैं तो कहता हूँ एक ही चीज समझ लो, जो हमारी स्टेट में पैदा हो रहा है वही खा लो बस। दूसरी चीजें मत खाओ कभी भी। हम बीमार हो ही नहीं सकते हम अपनी स्टेट की चीजें खाएंगे तो। आधा से ज्यादा बीमारी तो खान पान का ही ना है सर। हाँ, तो कारण यही है ना भाई। अब जैसे यूरोप के ठंडे देश है, वो मीट अंडा बर्गर चाउमीन वो सारी चीजें, क्योंकि उनको तो हीट चाहिए। अब हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, हम हीट की चीजें खाएंगे तो हम मरेंगे, बचेंगे नहीं कभी भी। अब जैसे मैं सोनीपत हरियाणा से ही बोल रहा हूँ। अब हमारा प्रदेश है ना, अब ये 6-7 महीने बेइंतहा गर्म रहेगा। अब हम इसमें मीट जी अंडा दारू और ये इन चीजों का सेवन करेंगे तो क्या हमारे पेट के अंदर ठंडक रह सकती है? नहीं रह सकती, नहीं रहेगी। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कहता, हमारा यूट्यूब जाना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब शुरू हो गया तो ये मान लो सारा सिस्टम खत्म हो गया। सर, वही है। मेरे साथ परेशानी ये होती है कि मैं खाता हूँ सलाद वगैरह खूब खाता हूँ, लेकिन बिना नमक के खा नहीं पाता हूँ। मेरे साथ परेशानी ये हो जाती है। हाँ, तो आप देख लो एक नमक कितना जहर का काम करता है। मैं तो बता रहा हूँ सर राम, आप किसी जैसे भी सलाद फ्रूट पे कभी भी आज नमक इसीलिए ना डालोगे। आज इसीलिए ना मैंने पूछा सर, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस दे कि चल काला नमक खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखो, हम कोई भी अनाज या ये अनाज को तो नहीं कह सकता, हम कोई भी सलाद या फ्रूट खाते हैं ना, कोई भी सलाद फ्रूट, जी। आप उसको इंसान से जोड़ के खा के देख लो। उसके ऊपर जो छिलका है वो हमारी चमड़ी है। वो जी सबसे सर। ज्यादा ताकतवर, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारी चमड़ी ही है। इसको कहीं पे भी कोई भी इतनी भी कुछ भी महसूस होता तो पूरी बॉडी को पता हो जाता है। तो कोशिश करो, एक तो छिलका ना उतारो। हम जो कोई जब मैं तो कहता हूँ केले को भी छिलके समेत खा सकते हैं हम, पर खा नहीं पाते। ये थोड़ी सी दुविधा है हमारे लिए। हम खा सकते हैं पर वो नेचुरल पका नहीं होता, इसलिए नहीं खा पाते उसको। तो हर चीज को मतलब तो छिलके मिलना ही समेत खानी मुश्किल चाहिए। है। हाँ, मूली को छिलके समेत खाओ, खीरे को छिलके समेत खाओ, और शलगम को छिलके समेत खाओ। ये चीजें हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शरीर तो को सर स्वस्थ रखने के लिए।
वो सब में भी तो प्रिजर्वेटिव यूज किए, क्या सॉरी सर, ये केमिकल वगैरह यूज किया हुआ रहता है सर, छिलका वगैरह में। नहीं, ये तो वहम है हमारा। जिसमें केमिकल डल गया वो उसके अंदर तक चलागा, आप ये मत मानो भाई बाहर उसके उस पे है। वो तो कुछ सर तो घंटे के लिए होता है जो मारते हैं, वो तो जाता है तो वो अंदर से जो जमीन देती है ना केमिकल को, वो जाता है। हाँ, सर तो पालक है जैसे उसका उसे उसे हमने डाल दिया, 2-4 घंटे में हमारे पास आ गया, मेथी आ गई, पालक आ गया। ये 2-3 चीजें हैं जो डायरेक्टली आ सकती है। एक भिंडी है हमारी, भिंडी। जी। नहीं तो तकरीबन फसलों में है ना, केमिकल बहुत पहले लगा हुआ था और आता हमारे बहुत बाद में। लेकिन जो जमीन में डाला हुआ था वो तो पूरे के पूरे में ही होता है, बाहर अंदर की कोई फर्क नहीं होता उसमें। क्योंकि मैं तो सर एग्रीकल्चर से उसका बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 35 साल सर का सर एक्सपीरियंस है उसका मेरा कोई उपाय है इसमें। क्या? उसका कोई उपाय है क्या सर? उपाय यही है, आप कोई भी सब्जी लाओ, आप अपनी फल सब्जी, उसको 4 घंटे पानी के अंदर डाल के रख दो। 4 घंटे? 4 घंटे फिर निकाल लो, फिर उसको यूज करो। नॉर्मल वाटर में सर? अगर कोई हार्ड हमारी वो है, जैसे सलगम है, चुकंदर है, सेब है, तो ऐसी चीजों को आप गुनगुने पानी में डाल दो, हल्का सा नमक डाल के। नमक? हाँ, और जो वैसी चीजें जैसे टमाटर है हमारा, केला है, उसको ठंडे पानी में नमक डाल के उसमें डाल दो 4 घंटे, फिर उनको निकाल के नमक अपना वाले पानी सेवन। में डालना है ना सर? हाँ हाँ अगर हाँ हाँ। अगर मीठा सोडा डाल दे तो बहुत अच्छा मीठा सोडा? रहेगा। हाँ जी। मीठा सोडा अच्छा। पेस्टिसाइड्स वगैरह ओके। सारे चीज को खत्म कर देता है। और 4 घंटे रखना है मीठे सोडा की पानी पे? आधा घंटे ही बहुत होता है उसमें तो। आधे घंटे? हाँ, आधा घंटा रख दो, काफी रहेगा। नमक वाले पानी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीजें निकल के आई जो मैं बहुत दिनों से भूला हुआ था आज। बिल्कुल सर, इसलिए सर हम ये डिस्कशन रखते हैं पूरा, हाँ, क्योंकि जो आज हम बात करते हैं वही कल को जाके पेशेंट पे इस्तेमाल होती है हमेशा। ये बहुत ही बढ़िया, ये क्लास बहुत ही बढ़िया रहती है ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों जी पर। सर। बिल्कुल। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि सभी कुछ ना कुछ पूछेंगे या कुछ अपना शेयरिंग करेंगे तो एक से एक बात निकलती जाती है और हमारा डिस्कशन अच्छा हो जाता है काफी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हमारी जो डिस्कशन है वो शुरू हुई थी डॉक्यूमेंटेशन से, लेकिन हाँ जी। वही चीज को हमने कितना मॉडिफाई किया और हम इतने क्रिटिकल चीज पे आके अटके हैं कि ये जो खान पीन का जो पंगा है पेशेंट के लिए, इसको भी हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करना होगा बहुत अच्छे से। ये तो इसको ऐड मेन किया मेन मुद्दा बन गया है। बिल्कुल है, क्योंकि पेशेंट बीमार ही खाने हेलो पीने से है पूरा अपना। हाँ जी। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। एक साइटिका की पेशेंट थी सर, तो उसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा था, साइटिका सेटिंग। हाँ जी। हाँ जी। सर 2 दिन दिया, उसके बाद पेन बढ़ गया, हाँ जी। तो उसके पास, और उसके बाद वो ली नहीं, तो सर कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो जाता है। इसे ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? आपने कहीं सीखा था क्या साइटिका सेटिंग देना सी थेरेपिस्ट से? जी सर, जी सर। कितने टाइम आपने प्रैक्टिस की है साइटिका सेटिंग की? प्रैक्टिस सर, ज्यादा दिन तो नहीं सर, लगभग हमको लगता है 15-20 दिन। हाँ, तो जो साइटिका सेटिंग का आपने 15 दिन प्रैक्टिस किया उसको मेरे को सीखने में 6 महीना लगा था पूरा साइटिका सेटिंग को प्रॉपर देने के लिए। जी जी सर। 6 महीने जब सौ पेशेंट पे दिया तो प्रॉपरली उसका हाथ रखने का तरीका और जो प्रेशर देने का तरीका है वो मालूम जी पड़ा। तो आपको एक बार, या तो सबसे अच्छा है कि आप अभी फिजिकल पॉइंट ना दें, आप टू फिंगर से स्टार्ट कीजिए हमेशा, 5-15-5, और टू फिंगर गॉल लीवर WD। टू फिंगर जी गॉल लीवर भी अगर आप अच्छे से दे देंगे तो पेशेंट वहीं पर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। जी सर। और वो इतना अच्छा है टू फिंगर कि वो देते देते ही सो जाएगा। अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है तो आप WD के साथ हाइमास्टेज दीजिए, तो भी पेशेंट को आराम मिलेगा। बाकी हमारा जो इसका PDF है सेल्फ ट्रीटमेंट वाला, सर इसमें वही सेल्फ थोड़ा सा ट्रीटमेंट के, कॉन्फिडेंस सर थोड़ा सा लूज हो जाता है इस सब चीज से।
हाँ, वो उसके लिए आपको तो प्रॉपर पहले सेंटर में जाके सीखना पड़ेगा, या आप बाहर के लोगों पे ना करके पहले खुद पे ट्राई कीजिए पूरा। जी सर। खुद पे और अपने घर के व्यक्तियों पे। घर के व्यक्ति तो सर खुद बिलीव नहीं करते। तो ये देखिए फेज ही है पूरा ये, क्योंकि आपको सबके साथ ही चीजें आती है शुरू में। हाँ, घर के है, मम्मी पापा उन लोगों को भी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, पैर हाथ का हाँ दर्द जी। है, लेकिन उतना उन जी लोग जी। ना समय दे पाते हैं ना ही थेरेपी उतना ये करते हैं। हम घर में खाना पानी पीना को लेकर भी बोलते ही हैं कि सब बंद करेंगे, हाँ इसे जी। करेंगे, रिफाइंड वगैरह, जी जी। लेकिन नहीं मानते हैं ही नहीं। बोलते हैं कि 7 बजे वो से तो है। पहले खा लेते हैं। जी जी। नहीं, हो ही नहीं पाता है, 8 बज जाता है कम से कम। बिल्कुल। बाकी जो पेशेंट का जो समस्या है वो आपको प्रैक्टिस करते करते पूरा होगा अभी। जी सर। और सबसे अच्छा है कि आप अभी फिजिकल ने देखकर केमिकल ट्रीटमेंट से शुरुआत कीजिए। जी सर। दूसरा, आपको पेशेंट को रिजल्ट कब आएगा उसके लिए आपको पेशेंट की बीमारी समझनी पड़ेगी। जी सर। साइटी का सर होना इनका सिर्फ एक लक्षण है। जी जी जी। सर इनका सेंटर है साइटी या का जैसा वैसे, लक्षण। हाँ जी। इनका सेंटर है या वैसे ही अभी प्रैक्टिस कर रहे थोड़ी बहुत? नहीं, अभी सेंटर सेंटर नहीं है सर, सेंटर नहीं है। तो कभी टाइम निकाल के थोड़ा सा है ना, परविंदर जी के पास जाके एक दो दिन की है ना क्लास ज्वाइन करो आप, तब जाके ये जी चीजें जी समझ जी में आएंगी। जी। या और कोई जी नजदीक में कोई आऊंगा डॉक्टर हो सर, वहां आऊंगा। जाके आप उसको करो। हाँ, रांची में तो है, रांची में वही कभी कभी चल जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तो जैसे जैसे आप लेकिन सेंटर पे आऊंगा सर जाओगे के ना, पास भी पेशेंट को आऊंगा। देखोगे, सीनियर साथ में होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पे। बिल्कुल। मैं एक जी छोटा सा जी। शेयर करता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी घर पे शुरू करा था ना, मेरे से कोई थेरेपी नहीं लेता था कोई भी घर में। बोला हमारे कोई तोड़ोगे, हमारे कोई मरोड़ोगे, हमारे पे यही सीखोगे, परेशानी। सारा डॉक्टर हमारे पे ही बनोगे। और अब घर वाले इंतजार करते हैं मेरे को कब थेरेपी देगा, मेरे को कब थेरेपी देगा। तो थोड़ा सा टाइमिंग आती है, कोई चीजें बड़ी बात नहीं है भाई। बिल्कुल। ये होगा ये, बस समय लगता है, धीरे धीरे होगा बिल्कुल। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं चलती रहे, तो थोड़ी थोड़ी। ओके। जी जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू ओके, तो सर। भी धन्यवाद। तो अभी समय काफी हो चुका है। जिनके भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कृपया ग्रुप पर डाल दीजिए। अभी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय गुरु जी, जय निर्धर की, जय माई की। जय माता दी।